डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 21 सिस्टम अपग्रेड कुकिंग एम्बिशन। भाई ये ने पके हुए मांस की जांच की और कोई समस्या न पाकर आंच बंद कर दी। परिवार के सभी सदस्य जल्दी सो गए और कंबल की गर्माहट का आनंद लिया। लेकिन बाई ये को नींद नहीं आ रही थी। 3.5 सितारा मिशन, जो देखने में इतना आसान लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ये याद करते हुए कि पिछली सभी मिशनों से उसे अनुभव अंक मिलते थे, जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था, उसने तुरंत सिस्टम में प्रवेश करके जांच की। मिशन सूची में कई पूर्ण किए गए मिशन दिखाए गए थे, जिसमें सबसे ऊपर की पंक्ति में उसे प्राप्त हुए सिस्टम पुरस्कार, धन और अनुभव अंक प्रदर्शित किए गए थे। उन्हें अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले घर लौटने के बाद से उन्होंने इनाम के तौर पर 4,500 युआन से अधिक की राशि जमा कर ली थी। हे भगवान, ये तो बस कुछ ही दिनों में हो गया। इसके अलावा सिस्टम के चरण दर चरण मार्गदर्शन का पालन करते हुए उनके परिवार ने पिछले 2 दिनों में भुना हुआ मांस बेचकर लगभग 2,000 युआन की कमाई भी की थी। पहले उनके माता पिता महीनों तक खेतों में मेहनत करते थे और मिट्टी से इतनी ज्यादा उपज नहीं निकाल पाते थे। खुद उन्हें भी 6,000 युआन के वेतन का वादा मिलने से पहले केवल 3 या 4,000 युआन ही मिलते थे, जिसका मतलब था कि यह उनके एक महीने की कमाई से भी अधिक था। बाई ये का हृदय भर आया था और उसने 3 सेकंड के लिए सिस्टम को दिल से धन्यवाद दिया। अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने आपका स्वागत है कहकर जवाब दिया, जिससे बाई ये धीरे से मुस्कुरा उठी। अनुभव अंकों को देखते हुए उसके पास पूरे 90 अंक थे। इससे पहले उसने सिस्टम पर केवल सरसरी नजर डाली थी। उसे पता था कि इन अनुभव अंकों का उपयोग सिस्टम के अन्य मॉड्यूल को अनलॉक करने या मौजूदा मॉड्यूल को अपग्रेड करने के लिए किया जाता है। लेकिन घर लौटने के बाद के कुछ दिनों में, जैसे ही वह गर्म बिस्तर पर लेटता, उसे तुरंत नींद आ जाती और वह सुबह तक गहरी नींद सोता रहता। बाई ये के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने पूरी व्यवस्था का गंभीरता से अध्ययन किया। सिस्टम में कई मॉड्यूल थे। अंदर प्रवेश करते ही उसे सामग्री प्रसंस्करण मॉड्यूल में ले जाया गया, जिसे उसने पहले ही अनलॉक कर रखा था। यह मॉड्यूल एक पिरामिड की तरह था। कार्यों की सबसे निचली पंक्ति पहले से ही सक्रिय थी, जो वन क्लिक क्लीनिंग थी। उसने इसका इस्तेमाल पहले भी किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले कुछ दिनों से वह इसका इस्तेमाल करना भूल गया था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कल उस भोज के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी जिसकी तैयारी वह कर रहा था। वन क्लिक क्लीनिंग के ऊपर कई धुंधले रंग के कौशल थे, जो सभी एक ही पंक्ति में थे और देखने में एक ही श्रेणी के प्रतीत होते थे। वे वन क्लिक श्रेडिंग, वन क्लिक स्लाइसिंग आदि जैसे कौशल थे। बाई ये ने पहले उन्हें सक्रिय करने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि उसे लगता था कि वे बेकार हैं। चाहे वह सामग्री को बारीक काटना हो या टुकड़ों में काटना, एक रसोइये के तौर पर ये उसके लिए बुनियादी क्षमताएं थीं। और इतनी सारी क्षमताओं के साथ एक एक करके उन्हें बेहतर बनाना व्यर्थ ही होता। ऊपर के बटन भी धुंधले रंग के थे, लेकिन उन पर कोई टेक्स्ट नहीं था, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे संभवतः तब तक दिखाई नहीं देंगे जब तक कि उनसे पहले वाला आइटम सक्रिय नहीं हो जाता। बाई ये ने सामग्री प्रसंस्करण मॉड्यूल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पूरे सिस्टम को देखने के लिए मॉड्यूल के होम पेज पर क्लिक किया। ये संपूर्ण प्रणाली अपने विभिन्न मॉड्यूलों के साथ एक तकनीकी वृक्ष के समान थी। एक साधारण तकनीकी वृक्ष नहीं, बल्कि एक वास्तविक तकनीकी वृक्ष। यह एक विशाल पेड़ जैसा दिखता था, जिसकी शाखाओं से सेब जैसे मॉड्यूल लटक रहे थे। वह पेड़ अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी था। कम से कम जिस क्षण बाई ये ने उसे देखा, उसे ऐसा लगा मानो वह एक विशाल छायादार पेड़ के नीचे खड़ा हो। ऊपर देखने पर शाखाएं मुरझाई हुई थीं और पत्तियां पीली पड़ गई थीं, मानो वे किसी दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित हों। जैसे जैसे वह देखता गया, बाई ये के दिल में उदासी की भावना भर गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह पेड़ के साथ सहानुभूति महसूस कर रहा हो, ये जानते हुए कि वो गंभीर रूप से बीमार है लेकिन मरने को तैयार नहीं है, फिर भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है।
और वह चमकता हुआ सेब एक अच्छी दवा की तरह था। वह न केवल चटक लाल और आकर्षक था, बल्कि जिस डाल पर वह टिका हुआ था, जो कभी फीकी और रंगहीन थी, अब उसमें नई हरी आभा आ गई थी। भाई ये ने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और पाया कि कुल 4 छोटी शाखाओं को पुनर्जीवित किया गया था। ये घटना उनके द्वारा पहले पूरी की गई 4 मिशनों के साथ मेल खाती थी। भाई ये मुस्कुराया, चिंता मत करो, बिग थ्री, पैसे के लिए मैं मिशन पूरा करने और मॉड्यूल अनलॉक करने के लिए भी कड़ी मेहनत करूंगा। नए मॉड्यूल को अनलॉक करना इतना आसान नहीं था। सिस्टम से पूछने के बाद उसे पता चला कि एक नया मॉड्यूल अनलॉक करने के लिए उसे लॉटरी डायल का उपयोग करना होगा, और लॉटरी डायल के प्रत्येक स्पिन के लिए 50 अनुभव अंक आवश्यक थे। भाई ये के पास कुल मिलाकर केवल 90 अंक थे, जो अभी खुलकर खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उसने सिस्टम के सुझाव को बिना किसी झिझक के अस्वीकार कर दिया। वन क्लिक श्रेडिंग को अनलॉक करना बेहतर होगा। उसने अभी अभी देखा था कि इसे अनलॉक करने के लिए केवल 20 अनुभव अंक चाहिए, जिससे उसका काफी समय बच सकता है। भाई ये ने सामग्री प्रसंस्करण मॉड्यूल की ओर रुख किया, कतरने और स्लाइस करने के विकल्पों की पंक्ति को देखा, और जैसे ही वह उनमें से किसी एक को दबाने वाला था, सिस्टम से अचानक एक संवाद बॉक्स खुल गया। सिर्फ 80 पॉइंट्स में एक क्लिक में सब्जी काटने की सभी सुविधाओं को अनलॉक करें और बोनस के तौर पर फूड कार्विंग ट्रेनिंग कोर्स प्राप्त करें। अभी अनलॉक करें। 30 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू। भाई ये दंग रह गई। फिर उसने पुष्टि करें पर क्लिक किया। ये चीज अगर मुफ्त में मिल रही है तो क्यों न ले ली जाए। अगर वह एक क्लिक में सब्जियां काटने की सुविधा अनलॉक कर पाता, तो कल का भोज उसके लिए बहुत आसान हो जाता। हालांकि सब्जियां चुनने और धोने में मदद करने वाले लोग मौजूद होते थे, और वे काटने में भी मदद कर सकते थे, लेकिन वे पेशेवर नहीं थे, इसलिए कटाई बहुत साफ सुथरी नहीं होती थी। मोटाई और लंबाई में असमानता के कारण पकने के स्तर में अंतर आएगा, जो कमोबेश व्यंजन के अंतिम स्वाद को प्रभावित करेगा। मिशन पूरा करने के लिए उसे 120 संतुष्टि अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हालांकि वहां 15 टेबल थी, जिनमें से प्रत्येक टेबल पर आमतौर पर 8 से 10 लोग बैठते थे। कुल मिलाकर 120 से 150 लोगों का होना अच्छा होता, लेकिन उनमें से अधिकांश को संतुष्ट करना बेहद मुश्किल था। वह अपनी सीमाओं को भली भांति जानता था। भाई ये के खाना पकाने के कौशल का स्तर केवल सड़क किनारे के ढाबे जैसा था। स्वाद स्वीकार्य था, लेकिन ये कहना कि वह उन मुख्य शेफ के साथ तुलना कर सकता था, बकवास था। इसलिए बारीकियों को अच्छी तरह से संभालना सफलता का एक छोटा सा हिस्सा माना जा सकता है। इसके अलावा बाद में पेश की गई बोनस वस्तु ने बाई ये की रुचि को और बढ़ा दिया। बाई ये ने खाना बनाना अपने मालिक से सीखा था, और उनके रेस्तरां में केवल घर के बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते थे। काटने और परोसने जैसी चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इस पहलू में बाई ये को कुछ भी पता नहीं था। अब जब इस तरह का प्रशिक्षण उपलब्ध था, तो बाई ये निश्चित रूप से इसे हाथ से जाने नहीं देगा। वो बस ये सोच रहा था कि यह प्रशिक्षण वास्तव में कैसे आयोजित किया जाएगा। बाई ये द्वारा पुष्टि करें पर क्लिक करने के बाद पिरामिड की नीचे से दूसरी परत पूरी तरह से रोशन हो गई। बारीक काटना, टुकड़ों में काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, घनाकार टुकड़ों में काटना, ये सभी विकल्प उपलब्ध हैं। इससे पहले कि बाई ये दोबारा देख पाता, उसे ऐसा लगा जैसे कई विशाल वैक्यूम क्लीनर उसे खींच रहे हों। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो उसने खुद को एक विशाल खाली चौक में पाया। उसके सामने एक मेज, एक चाकू और कई मूली रखी हुई थी। अचानक सबसे आगे बैठे व्यक्ति ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। जब तक आप इसे सीख नहीं लेते, तब तक आपको जाने की अनुमति नहीं है। बाई ये चकित रह गया। तो तथाकथित प्रशिक्षण कक्षा इस तरह चलती है। क्या ये सचमुच एक कक्षा है? और जब तक वह इसे सीख नहीं लेता, तब तक वह वहां से नहीं जा सकता। चूंकि वह यहाँ था, तो उसने सोचा कि क्यों न इसका पूरा फायदा उठाया जाए। बाई ये ध्यान से सुनने लगा। हालांकि इस तरह की शिक्षा से पहले कभी परिचित न होने के कारण वह शुरू से ही लड़खड़ा गया। शिक्षक मंच से नीचे उतरे, उसके द्वारा तराशे गए फूल को देखा और उसे केवल एक टिप्पणी दी, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पैरों से भी ज्यादा अनाड़ी हैं। इससे बाई ये को दुख और आक्रोश का मिलाजुला एहसास हुआ। उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, वह मूली का फूल भी ठीक से नहीं तराश सकता था। जब उसके कानों में मुर्गे की बांग सुनाई दी,
तो bai ये ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और थोड़ा भ्रमित होकर अपने हाथों को देखने लगा। कल रात क्या ये सपना था या सचमुच ऐसा हुआ था? दरअसल उसने सपने में ही नक्काशी करना सीखा था, और यह सिर्फ साधारण सजावट के लिए नहीं था, इसमें कुछ बहुत ही परिष्कृत त्रिआयामी और समग्र नक्काशी तकनीकें भी शामिल थीं। अपने सपने की सारी बातें याद करते हुए बाई के हाथ फड़कने लगे। वह अभी कुछ तराशने के लिए बेताब था। अंततः बाई को कोई अवसर नहीं मिला। आज का दिन बहुत व्यस्त था। उसे पहले बाजार जाकर सारा भुना हुआ मांस बेचना था, फिर जल्दी से मालिक के घर जाना था। हालांकि वह शाम को ही खाना बनाना शुरू करेगा, लेकिन पहले से ही कई चीजों की जांच करनी जरूरी थी। अभी तक मेनू भी तय नहीं हुआ था। बाई ये की गाड़ी में दो बड़े बर्तन लदे हुए थे। एक बड़े बर्तन में धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस और सुअर की पसलियां थीं, जबकि दूसरे में धीमी आंच पर पकाई हुई चिकन की हड्डियां थीं। वहां ज्यादा पका हुआ मांस तो नहीं था, लेकिन वह बहुत सारी चिकन की हड्डियां लेकर आया था, जो पहाड़ की तरह ढेर लगी हुई थीं। आज उन्होंने फिर से अपनी जगह बदली, और जैसे ही उनका स्टॉल लगा, लोग पहले से ही उसके आसपास जमा हो गए थे। वे सभी आसपास के गांवों के लोग थे। क्योंकि उनका पकाया हुआ मांस बेहद स्वादिष्ट था, इसलिए कई लोगों ने उसे कुछ ही दिनों में खरीद लिया था। लोगों के बीच इसकी चर्चा फैल गई थी और उन्होंने थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। जैसे ही स्टॉल तैयार हुआ, सिस्टम का रैंडम टास्क आ गया। डिंग, यादृच्छिक कार्य 6-20 नियमित ग्राहकों को सेवा प्रदान करें। कार्य पूरा करने पर भारी मात्रा में धन पुरस्कार मिलेगा और एक दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त होगी। कार्य में असफल होने पर वर्तमान धनराशि में यादृच्छिक रूप से कमी आएगी। कठिनाई, बाई ये के सिर के ऊपर फिर से एक संख्यात्मक मान दिखाई दिया। 20 बार बार आने वाले ग्राहकों को आकर्षित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यह एक 3 सितारा स्तर का काम था। कल 3.5 सितारे मिले थे, आज 3 सितारे मिले हैं। इन 2 दिनों में काफी सारे काम थे। ये कार्य पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। बाई ये स्वयं कोई प्रयास नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि यह 3 सितारा कार्य था, इसलिए इसमें कुछ कठिनाई तो होनी ही चाहिए थी। हालांकि जैसे जैसे उसके सिर के ऊपर की संख्या एक एक करके बढ़ती गई, बाई ये को राहत महसूस होने लगी। अभी आधा घंटा ही बीता था और 7-8 ग्राहक पहले ही आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि काम पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। बाई ये अभी खुशी था कि तभी पास में किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग, उसका भुना हुआ मांस मत खरीदो। उसका भुना हुआ मांस साफ नहीं है, वो उसे बनाने के लिए मरे हुए सुअर का मांस इस्तेमाल करता है। ये चीख न केवल बाई ये और जियांग हाओ ने सुनी, बल्कि आसपास जमा हुए ग्राहकों ने भी सुनी। सभी ने आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए ऊपर देखा। बाई ये और जियांग हाओ का चेहरा और भी सिकुड़ गया। आखिर कौन इस तरह की बकवास कर रहा था? जब उन्होंने ऊपर देखा, तो वे और भी ज्यादा भ्रमित हो गए, क्योंकि वह एक युवक था और कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। लेकिन उन्हें यकीन था कि वे इस व्यक्ति को नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें पक्का विश्वास था कि दूसरा पक्ष वहां परेशानी पैदा करने के इरादे से आया था। क्योंकि वे कई वर्षों से बाहर काम कर रहे थे, इसलिए यह व्यक्ति उनसे कुछ साल छोटा दिखता था। इन 3 वर्षों को घटाने पर दूसरा व्यक्ति और भी छोटा होगा। वे ऐसे बच्चे से दुश्मनी कैसे मोल ले सकते थे? क्या वाकई कोई ग्राहक ही था जिसने उसका भुना हुआ मांस खाया था? इसकी संभावना तो और भी कम थी। वे अपने काम में माहिर थे। उन्होंने बढ़िया सुअर का मांस खरीदा और सिस्टम से मिली ब्रेस्ड मीट की गुप्त रेसिपी का इस्तेमाल किया। इससे न सिर्फ स्वाद अच्छा था, बल्कि गुणवत्ता भी कहीं बेहतर थी। उस समय तो इस प्रणाली ने सोल्टपीटर को भी अस्वीकार कर दिया था। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पहले सुअरों को काटकर उनका मांस नहीं पकाते? क्या तुम सीधे जिंदा सुअरों को बर्तन में डाल देते हो? पास खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिढ़कर कहा। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, आसपास मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इस कथन से बाई ये को चैन नहीं आया। वह जानना चाहता था कि यह अद्विकसित बच्चा कहाँ से आया है। नहीं, नहीं, मुझसे गलती हो गई। युवक हकलाते हुए बोला और अपनी बात सुधारते हुए बोला, मेरा मतलब है कि वह बीमार सुअर का मांस इस्तेमाल करता है। उसने सस्ते में ये मांस खरीदा है, नहीं तो ये पका हुआ मांस इतना सस्ता क्यों होता? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सच है या झूठ? क्या यह मांस किसी बीमार सुअर का है? मैंने इसे पहले भी खरीदा है, मांस स्वादिष्ट है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं लगी। देखते हैं क्या होता है।
बिना आग के धुआं नहीं होता और मक्खियां बिना जोड़ वाले अंडों पर नहीं बैठती। ये भी सच है। रुको, क्या यह मांस सस्ता है? ये सिर्फ महंगा नहीं है, बल्कि एक उचित कीमत है। आज सुअर के मांस की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि इस मांस की कीमत में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन जरूरी नहीं कि यह बीमार सुअर के मांस की कीमत हो, है ना? अरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? भले ही वे ग्रामीण थे, लेकिन लोग इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनते थे कि किसी पर मामूली आरोप लगाकर उसके व्यवसाय को बर्बाद कर दें। भाई ये ने झट से ताली बजाई, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। सब लोग। चूंकि किसी ने कहा है कि मेरे मांस में कोई समस्या है, तो मैं खुद इसे साबित कर दूंगा। भाई ये ने कहना शुरू किया। सबने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम इसे कैसे साबित करोगे? भाई ये ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक उसी समय भाई ये को एक और अचानक से दिया गया काम मिला, एक साधारण एक सितारा वाला काम। जब तक वह सबको स्पष्ट रूप से समझा देता कि उसका मांस बढ़िया है और उन्हें इस बात का यकीन दिला देता, तब तक काम पूरा माना जाएगा। ये कार्य कठिन नहीं था। भाई ये ने बर्तन से बेतरतीब ढंग से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे सीधे प्लास्टिक रैप की एक परत से ढके हुए मांस के ब्लॉक पर रख दिया। मैं इसे अभी सबके देखने के लिए काटूंगा, और साथ ही मैं आपको बीमार सुअरों की पहचान करना भी सिखाऊंगा। सभी ने उधर देखा। सभी को नमस्कार। हालांकि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं कई वर्षों से शेफ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीमार सुअर का मांस कैसे पहचानें। सभी लोग कृपया ध्यान से देखें। भाई ये ने मांस को खाल की तरफ ऊपर करके रखा और सभी को दिखाने के लिए खाल की ओर इशारा किया। सबसे पहले सुअर के मांस की सतह को देखें। बीमार सुअर के मांस की सतह पर आमतौर पर अलग अलग आकार के दाने, धब्बे या खून के धब्बे होते हैं, या फिर गहरे लाल रंग का खून भी फैला हुआ होता है। मेरे पकाए हुए मांस को देखें। हालांकि इस पर पकाए जाने के कारण रंग की एक परत चढ़ी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके नीचे की त्वचा का प्राकृतिक रंग साफ है। सभी ने एकमत होकर सिर हिलाया। यदि ऊपर बताई गई समस्याएं सामने आती हैं, तो भुने हुए रंग से भी उन्हें छिपाया नहीं जा सकेगा। शायद आप समस्या पैदा करने वाली सुअर की खाल को काट दें। उस युवक ने हठपूर्वक कहा। भाई ये ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ जो भी धीमी आंच पर पकाया जाता है, वह सुअर की चर्बी की 3 परतों और कम वसा वाले मांस से बना होता है। क्या सुअर की खाल के बिना इसका स्वाद कम स्वादिष्ट नहीं होगा? आसपास के लोग मुस्कुराए और उन्हें सब पता चल गया। दरअसल धीमी आंच पर पकाने के लिए सुअर के पेट का मांस इस्तेमाल किया जाता है। बिना चर्बी वाले मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाने में कहीं ज्यादा खराब लगेगा। दरअसल अगर आपको ऐसे बेईमान विक्रेता भी मिल जाएं जो मांस से खाल निकाल देते हैं, तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम मांस की चर्बी देखकर यह भी पता लगा सकते हैं कि कहीं वह बीमार तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भाई ये की छुरी तेजी से गिरी और उसके सामने रखे भुने हुए मांस के टुकड़े को 2 हिस्सों में काट दिया। बीमार सुअर की चर्बी गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग की, या लाल या अन्य असामान्य रंगों की होती है। स्वस्थ सुअर की चर्बी सफेद होती है। सभी ने बाई ये के इशारे का अनुसरण किया और देखा। बाहर से पका हुआ होने के बावजूद काटने पर अंदर की चर्बी एकदम सफेद और मांस गहरे लाल रंग का था। उसे देखकर ही भूख लगने लगी। तीसरा, देखें कि मांस में लोच है या नहीं। बीमार सुअर के मांस में लोच की कमी होती है और उसमें खून की गंध, दुर्गंध और अन्य अप्रिय गंध भी होती है। यहाँ तक कि तेज मसालों के साथ भी ये गंध पूरी तरह से दब नहीं सकती हैं। सभी को सिर हिलाते देख बाई ये की छुरी तेजी से नीचे गिरी और उसने अभी अभी काटे गए मांस के आधे टुकड़े को साफ सुथरे टुकड़ों में काट दिया। हर कोई एक टुकड़ा चख सकता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है नौजवान, हम तुम पर विश्वास करते हैं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने आधी जिंदगी सुअर का मांस खाया है, मैं बता सकता हूँ कि यह मांस अच्छा है या बीमार है। उद्धरण चिन्ह। युवक, क्या तुमने किसी को नाराज किया? वो व्यक्ति अभी अभी स्पष्ट रूप से परेशानी पैदा करने आया था। वो छोटा बदमाश कहाँ है? इतना छोटा और इतना बिगड़ैल। मैं उसकी खूब पिटाई करूंगा, वरना वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वो सुबह जल्दी भाग गया। मुझे नहीं पता कि वो किसका बच्चा है। नौजवान, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, मैंने उसका मांस खरीदा है और उसकी खुशबू मेरे मुंह में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। अरे, कहना मुश्किल है, आजकल लोगों की अंतरात्मा सड़ चुकी है। हाँ हाँ,
हम मांस नहीं खाएंगे, मुझे 2 किलो दो। मुझे भी कुछ चाहिए। सिस्टम की चेतावनी की आवाज उसके कानों में गूंजी, लेकिन बाई ये के पास इसे देखने का समय नहीं था। अभी अभी उस अधेड़ बच्चे के हंगामा मचाने की वजह से उनकी दुकान के चारों ओर 3 परतों में लोग जमा हो गए थे, और अब जब सब लोग समझ गए और उनकी चिंताएं दूर हो गईं, तो सभी लोग सामान खरीदने के लिए पूछने लगे। इसके अलावा उनमें कई पुराने ग्राहक भी थे जो अभी अभी चिंतित थे, लेकिन बाई ये की व्याख्या सुनने के बाद उनके मन को तुरंत शांति मिली और उन्होंने नए ग्राहकों की तुलना में अधिक खरीदारी की। बाई ये के सिर के ऊपर की संख्या तेजी से बढ़ी और 20 पर नहीं रुकी, बल्कि लगातार काफी बढ़ती रही। ब्रेस्ड मीट बेचते समय बाई ये अपने नए उत्पाद ब्रेस्ड चिकन फ्रेम्स का भी प्रचार कर रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस, उसने सीधे 2 टुकड़े निकाले, उन्हें एक छुरी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और सबको चखने के लिए दिया। किसी ने तो और भी सीधे तौर पर पूछा, क्या यह उसी शोरबे से बना है जिससे धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस बना था? बाई ये से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद उस व्यक्ति ने तुरंत 10 का ऑर्डर दे दिया। चिकन के कंकाल अच्छे हैं। आपके चिकन कंकाल की कीमत 5 युआन प्रति कंकाल है, लेकिन उनमें वाकई काफी मांस है और वे सचमुच सुगंधित हैं। मेरी बेटी, मैं जो भुना हुआ मांस खरीदती हूँ, उसे ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि मुझे वजन बढ़ने का डर रहता है। लेकिन उसे इन चिकन के कंकालों से डर नहीं लगता। मैं उसके लिए कुछ और खरीदूंगी ताकि वो उन्हें धीरे धीरे कुतर सके। मुझे चिकन के कंकाल खाना भी बहुत पसंद है। ये स्वादिष्ट होते हैं। एक कंकाल और एक बोतल वाइन, मैं और मेरा पड़ोसी पूरी दोपहर पी सकते हैं। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिससे आसपास के लोग हंस रहे थे और माहौल नए साल के दौरान की तुलना में कहीं अधिक जीवंत था। क्योंकि बाई ये को दोपहर में कुछ काम था, इसलिए वह ज्यादा सुअर का मांस नहीं लाया, और अभी अभी इतने सारे लोगों के खरीदने के कारण 11 बजे से पहले ही सब कुछ बिक गया। हाउजी, तुम गाड़ी चलाओ। बाई ये ने बड़ा बर्तन कार में रखने के बाद कहा। ठीक है। जियांग हाउ ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। क्या आपको मेरे साथ चलने की जरूरत है? हूँ। बाई ये ने जियांग हाउ की ओर देखा। यह आपके भोज के लिए है। मैं आना जाना कर दूंगा, आप आराम कर सकते हैं। जियांग हाउ ने कहा। धन्यवाद छोटे भाई, लेकिन कोई बात नहीं, बस 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही समय लगेगा। बाई ये मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं आज दोपहर अंकल बाई की मदद कर दूंगा। वैसे भी घर पर मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ठीक है। जियांग हाउ सीधेली गांव की ओर चला गया। बाई ये ने आंखें बंद करके आराम करने का नाटक किया, लेकिन असल में वह मिशन की स्थिति की जांच कर रहा था। वह अभी बहुत व्यस्त था और उसके पास दोनों पूर्ण किए गए मिशनों की जांच करने का समय नहीं था। सिस्टम खोलते ही तुरंत 2 मिशन प्रॉम्प्ट सामने आ गए। डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन 7 पूरा हुआ। पहला इनाम 10 अनुभव अंक। दूसरा इनाम 88 युआन। कृपया जांच लें। ये छोटा सा व्याख्यात्मक मिशन बिना किसी कठिनाई के पूरा हो गया और इसमें कुछ ही मिनट लगे, इसलिए यह एक बोनस था। डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन 6 पूरा हुआ। मिशन की सीमा पार करने के कारण पुरस्कार दोगुने कर दिए गए हैं। पहला पुरस्कार 50 अनुभव अंक। दूसरा पुरस्कार 3888 युआन। कृपया जांच लें। बाई ये का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। क्या हाल है ओल्ड बाई, तुम अचानक इतने खुश क्यों हो गए हो? हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चिकन के कंकाल इतनी अच्छी तरह बिकेंगे। हाँ, ये तो वाकई बहुत अच्छे हैं। मेरे माता पिता ने भी कल मेरे द्वारा लाए गए ब्रेस्ट चिकन के कंकाल खाए और दोनों ने कहा कि वे अच्छे थे। दोनों ही गांव में सुअर का मांस खरीदने गए और फिर जल्दी से घर लौट आए। दोपहर का भोजन घर पर पहले से ही तैयार था। जल्दी से खाना खाने के बाद बाई ये ने अपने रोजमर्रा के औजार लिए और निकल पड़ा, और हाँ, वो मसाला पैकेट लाना नहीं भूला था। ये धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस फिलहाल उसके पास पेश करने के लिए सबसे अच्छी चीज थी, और वह अब भी इससे संतुष्टि हासिल करना चाहता था। कल बिग ब्रदर झाओ टोनगहू ने उसे लोकेशन भेजी। अब नेविगेशन का अनुसरण करते हुए उसने पाया कि रास्ता तय करना मुश्किल नहीं था। बस इतना ही कहा जा सकता था कि यद्यपि वे सभी ग्रामीण क्षेत्र थे, फिर भी उनका गांव गरीब था, जबकि उनका गांव समृद्ध था और सड़कें अच्छी थीं। ये बात बिल्कुल सच थी। चेंग गांव 10 मील के दायरे में सबसे धनी गांव था। विशेष रूप से पुराने मास्टर चेंग गुआंगजोंग का परिवार, जिनका आज जन्मदिन था।
उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र योशु काउंटी के मजिस्ट्रेट थे। हालांकि उनका आधिकारिक पद ऊंचा नहीं था, फिर भी वे कई मामलों का प्रबंधन करते थे। दूसरा बेटा बाहर व्यापार करता था और कहा जाता था कि वह सफल था। उनके घर में 3 मंजिला विला दूसरे बेटे के पैसों से बनवाया गया था। तीसरा बेटा असाधारण था, वो एक निर्देशक था। उसके द्वारा निर्देशित कई नाटक काफी प्रसिद्ध हुए। इस समय निर्देशक चेन और उनके 2 बड़े भाई अपने बूढ़े पिता के साथ सभी बैठक कक्ष में बैठे थे। दोनों बड़े भाइयों ने अपने चेहरों पर नाराजगी का भाव लिए हुए निर्देशक चेन को बाहर खींच लिया। तीसरे भाई, पिताजी का जन्मदिन मनाना कोई छोटी बात नहीं है। आपने हमें रसोया आमंत्रित नहीं करने दिया, और जिसे आपने आमंत्रित किया है वह अभी तक आया भी नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? दूसरे बेटे, चेन झिगांग ने सबसे पहले अपनी नाराजगी व्यक्त की। जी हाँ, तीसरे भाई, क्या योजना है? आपको हमें भी बताना चाहिए। सबसे बड़े बेटे, चेन झिगुओ ने भी बात की। निर्देशक चेन तीसरे भाई थे, जिनका मूल नाम चेन जिबिन था। उन्होंने अपने दोनों बड़े भाइयों की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा, पिताजी के जन्मदिन पर पहले तो हम सब परिवार के साथ मिलकर भोजन करने वाले थे, लेकिन आप दोनों ने इतने सारे लोगों को आमंत्रित कर दिया है। और चूंकि मैंने एक शेफ को पहले ही आमंत्रित कर लिया है, तो कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, वह दोपहर तक आ जाएंगे। मैं प्रांतीय राजधानी से एक प्रसिद्ध शेफ को आमंत्रित करना चाहता था। क्या आपने जिसे आमंत्रित किया है वह एक प्रसिद्ध शेफ की बराबरी कर सकता है? दूसरे बेटे ने कहा, वो तथाकथित मशहूर शेफ, उनके पकवान देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन स्वाद में अच्छे नहीं होते। मुझे लगता है कि गांव के किसी भोज शेफ को बुलाना बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें हमारे गांव के लोगों का स्वाद पता है और वो दिखावटी लेकिन बेस्वाद पकवान नहीं बनाएंगे। वैसे भी, जिसे तुम बुलाना चाहते हो, वो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना? और फिर सारी सामग्री का खर्चा भी अलग से होगा। बड़े बेटे ने कहा, बड़े भाई, पैसा तो छोटी बात है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा। दूसरे भाई, बात पैसे की नहीं है, अहम बात यह है कि पिताजी और हमारे रिश्तेदार और दोस्त अच्छा खाना खाएं। हमारे गांव के लोग उन बड़े बड़े रेस्तराओं के स्वाद के आदी नहीं हैं। बड़े भाई, छोटे भाई, अब आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति को नहीं बदलूंगा। क्यों? बड़े बेटे और दूसरे बेटे ने एक साथ पूछा। इसे चखने पर ही आपको पता चल जाएगा। और ये बात पिताजी के लिए भी है। निर्देशक चेन ने कहा। सबसे बड़ा बेटा और दूसरा बेटा दोनों उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगे जो कमरे में रखी आराम कुर्सी पर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। सबसे बड़े बेटे और दूसरे बेटे ने सोचते हुए कहा, इन दिनों पिताजी को भूख कम लगती है। जब यह व्यक्ति आएगा, तो पिताजी को भूख लगेगी। निर्देशक चेन ने बस यही एक वाक्य लिखा। भाई ये तेजी से आगे बढ़ा और 12:30 बजे से पहले ही उस स्थान पर पहुंच गया। इस समय चेन परिवार के सदस्य भोजन करने ही वाले थे। दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनकर परिवार के सभी सदस्य, जो खाना खाने ही वाले थे, बाहर की ओर देखने लगे। खाना खाते समय लोगों के पास आने की इतनी असंवेदनशीलता किसकी थी? झाओ टोंगहू ने खड़े होकर कहा, ये छोटे भाई को करना चाहिए। भाई, मैं दरवाजा खोलने जाता हूँ। चेन परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। भाई, ये कौन है? केवल सबसे बड़े बेटे चेन और दूसरे बेटे चेन ने ही अनुमान लगाया कि वह शायद वही रसोया हो सकता है जिसे उनके छोटे भाई ने भोज के लिए आमंत्रित किया था। जब उन्होंने झाओ टोंगहू को एक युवा को लाते हुए देखा, तो सभी लोग स्तब्ध रह गए, विशेषकर चेन बंधुओं ने, जिन्होंने तुरंत निर्देशक चेन की ओर देखा। तीसरे भाई, क्या यही वह व्यक्ति है जिसे आपने आमंत्रित किया था? आप बहुत ही लापरवाह हो रहे हैं। ऐसे बच्चे को लाना तो और भी संदिग्ध है कि उसने पहले कभी खाना बनाया भी है या नहीं। निर्देशक चेन ने उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए कहा, भाई, आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा। भाई ये समझ गई कि सामने वाले का स्वभाव असाधारण है, और उसने झट से मुस्कुराते हुए कहा, आप जरूर भाई झाओ के बॉस होंगे, है ना? मेरे हाथ साफ नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगी। क्या मैं पहले रसोई और तैयार व्यंजन देख सकती हूँ? संक्षिप्तता और स्पष्टता के लिए JSON आउटपुट से अनुवादित वाक्यों का मूल पाठ हटा दिया गया है। निर्देशक चेन इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि भाई ये ने पहुंचते ही रसोई और सामग्री का निरीक्षण करना चाहा। हाथ मिलाना या न मिलाना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था,
उन्हें ऐसे युवा पसंद थे जो सीधे मुद्दे पर आते थे और इधर उधर की बातें नहीं करते थे। उसने तुरंत झाओ टोनगहू से कहा कि वह बाई ये को रसोई दिखाने ले जाए। शाम के जन्मदिन भोज का आयोजन स्थल विला के सामने था। यह एक देहाती शैली का विला था, जिसका भीतरी भाग विशाल था और आंगन भी उतना ही विशाल था। तंबू और अन्य तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, बस शाम को उन्हें लगाना बाकी था। बाहर 10 मेजों के लिए पर्याप्त जगह थी और विला की पहली मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में 5 और मेजें रखी जा सकती थीं। 15 मेजें तो आराम से लग जाएंगी। झाओ टोनगहू बाई ये को बीच से ले जाते हुए सीधे रसोई की ओर बढ़ गए। जिसे रसोई घर कहा जाता था, वह वास्तव में अस्थायी रूप से निर्मित एक भीतरी और बाहरी कमरा था। भीतरी कमरे का उपयोग सब्जियां काटने और मसाले तैयार करने के लिए किया जाता था। बाहर कई बड़े अस्थायी चूल्हे थे, क्योंकि किसी भोज के लिए घर की रसोई की आग पर्याप्त नहीं होती। भाई भाई ये इन चूल्हों को देखिए, हमने इन्हें कल ही बनवाया है। क्या आपको लगता है कि ये काम करेंगे? अगर कुछ ठीक नहीं है, या अगर आपको कुछ जोड़ने की जरूरत है, तो अभी भी समय है। भाई ये ने चारों ओर देखा। तैयारियों का जिम्मा संभाल रहे लोग विशेषज्ञ और काफी जानकार थे, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उन्होंने बस अपनी आदतों के आधार पर कुछ छोटे मोटे बदलाव बताए ताकि उनका काम और भी सुचारू हो सके। हमने गांव से कुछ सहायकों को आमंत्रित किया है। मैं उन्हें अभी बुलाऊंगा, झाओ टोनगहू ने कहा। हम कौन कौन से व्यंजन बना रहे हैं? क्या कोई मेनू है? मुझे ठीक से पता नहीं है। एक बार यह मामला सुलझ जाए, तो मैं आपको अंदर ले जाकर पूछूंगा। कृपया एक पल रुकिए, मैं एक व्यंजन बनाकर साथ भेज देता हूँ, बाई ये ने कहा। हालांकि उन्होंने स्वयं कभी किसी भोज का भोजन नहीं कराया था, फिर भी उन्हें कुछ बातों का ज्ञान था। इतनी कम उम्र में उसके प्रति लोगों का संदेह होना स्वाभाविक था। इस समय उसे सबके लिए कुछ व्यंजन बनाकर चखने चाहिए। अगर उन्हें पसंद न आए, तो वे तुरंत अलग हो सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देरी नहीं करेंगे। बाई ये ने झटपट तले हुए मांस के टुकड़ों का एक व्यंजन और हरे प्याज के साथ तले हुए अंडों का दूसरा व्यंजन तैयार किया। सब्जियों को धोने और काटने से लेकर उन्हें कढ़ाई में डालने तक, उनकी हरकतें साफ सुथरी और कुशल थीं। दोनों व्यंजन पक जाने के बाद बाई ये और झाओ टोनगहू एक एक थाली लेकर घर के अंदर गए। अंदर मौजूद सभी लोग अपना भोजन आधा खा चुके थे कि अचानक और व्यंजन देखकर वे आश्चर्यचकित होकर रुक गए। बाई ये का इरादा समझ आने पर चेन के बड़े और छोटे बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने चॉपस्टिक उठा ली। निर्देशक चेन पहले ही बाई ये के हाथ का बना खाना चख चुके थे और अब अपने दोनों बड़े भाइयों को चुपचाप मुस्कुराते हुए खाते हुए देख रहे थे। चेन झिगुओ और चेन झिगांग चुपचाप खाना चबा रहे थे। वे पहले से ही इस बात से कुछ नाराज थे कि एक नौजवान ने दावत तैयार की है, और ये देखकर कि व्यंजन उनकी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावशाली नहीं थे, उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वे अपने होठों के बीच तले हुए मांस के टुकड़ों को चबा रहे थे, वे दोनों कुछ क्षणों के लिए जम गए और सहज रूप से चेन झिबिन की ओर देखने लगे। बड़े भाई, दूसरे भाई, कैसा चल रहा है? चेन झिगुओ और चेन झिगांग दोनों पूरी तरह समझ गए और उत्साह से एक साथ बोले, अच्छा, बहुत बढ़िया, यही है वो। चेन परिवार के बचे हुए कुछ लोग आश्चर्यचकित रह गए, फिर उन्होंने स्वाद लेने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठाई, सभी थोड़े असमंजस में थे। खाना अच्छा था, लेकिन उतना शानदार नहीं था। ये दोनों इतने उत्साहित क्यों थे? यहाँ तक कि बाई ये को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केवल निर्देशक चेन जिबिन ही जानते थे कि क्या चल रहा है। बाई ये को मेनू के बारे में पूछते हुए सुनकर चेन जिबिन ने चुपचाप अपने दोनों भाइयों से विचार विमर्श किया और फिर कहा, बाकी व्यंजनों के लिए आप खुद तय कर सकते हैं, लेकिन इसमें तले हुए मांस के टुकड़े, काली सफेद सब्जियां, मिर्च के साथ तले हुए सूखे टोफू और मछली का स्टू जरूर शामिल करें। आप आराम कर सकते हैं, आश्वासन दिया। बाई ये 5,000 युआन और सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कारों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। जैसे ही बाई ये चली गई, चेन झिगुओ ने उत्सुकता से बात की। दूसरे भाई, तीसरे भाई, आप भी यही सोचते हैं कि इसका स्वाद कैसा है? चेन झिगांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुंह में जाते ही मुझे इसका एहसास हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मिलता जुलता होगा। अब पिताजी आराम से खाना खा सकते हैं। चेन झिबिन ने भी चुपचाप सिर हिलाया। उनकी मां का देहांत कई साल पहले हो गया था। पहले, जब भी उनके पिता अपना जन्मदिन मनाते थे, तो मेज पर उनकी मां के बनाए कुछ पकवान जरूर होते थे।
पिछले 2 सालों से बुजुर्ग व्यक्ति हर साल अपने जन्मदिन के आसपास खाना नहीं खा पाते थे। बचपन से ही उन्हें पता था कि उनके पिता उनकी मां को बहुत याद करते हैं। जब चेन झिबिन ने बाई ये द्वारा बनाए गए बेंटो बॉक्स का स्वाद चखा, तो उसे लगा कि स्वाद काफी मिलता जुलता है, और उसने पहले ही अपने मन में ये योजना बना ली थी। तीसरे भाई, तुमने इस मामले में अच्छा काम किया, सबसे बड़े भाई ने कहा। मुझे उम्मीद है कि आज रात पिताजी का मूड बेहतर होगा। भाई ये के बाहर आने के बाद वह एक लट्टू की तरह व्यस्त हो गया। भोज का समय रात 8 बजे निर्धारित था, और अभी दोपहर 1 बज चुका था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। जब बाई ये बाहरी रसोई में लौटी, तो कुछ रसोई सहायक पहले ही आ चुके थे, लेकिन वे उसी गांव की कुछ आंटियां थीं, जो सब्जियां चुनने और धोने जैसे कामों में मदद कर सकती थीं। झाओ टोनगहू का फोन बजा। फोन का जवाब देने के बाद उनके चेहरे पर कुछ अप्रिय भाव आ गए। बाई ये ने कोई पूछताछ नहीं की, लेकिन मन ही मन मेनू की योजना बनाते हुए उसने निश्चित रूप से आवश्यक सब्जियों और मांस को सफाई के लिए चाची को सौंप दिया। उस बड़े आकार के चूल्हे में 4 बर्नर थे, जिनमें से प्रत्येक की आग की तीव्रता अलग अलग थी। बाई ये ने 2 लोगों को चारों चूल्हों पर बर्तन रखकर पानी उबालने का आदेश दिया। बाद में सामग्री तैयार करने के लिए बहुत सारे गर्म पानी की आवश्यकता होगी। इसके बाद वह अपनी कार से अपने हमेशा के चाकू और मसाले के पैकेट लेने गया। इस भोज के लिए चेन परिवार ने स्पष्ट रूप से बहुत सारी सामग्रियां तैयार की थीं। भाई ये ने सब कुछ का जायजा लिया और पहले से ही एक प्रारंभिक योजना बना ली थी, जिसमें से आधे व्यंजन तय कर लिए गए थे। काम करते समय उन्होंने रसोई के सहायकों से भी बातचीत की और चेन परिवार की पसंद के बारे में पूछा, जिससे उन्हें और अधिक स्पष्ट जानकारी मिली। उसने सुअर के मांस के चौकोर और साफ सुथरे टुकड़े चुने, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, आधा एक बर्तन में डाला और फिर उसमें गुप्त चटनी बनाने की सामग्री का एक पैकेट मिला दिया। दूसरे आधे हिस्से को उबालकर, अच्छी तरह धोकर, फिर तेल में तब तक तला गया जब तक कि उसकी त्वचा सिकुड़ न जाए। इसके बाद उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटा गया। चर्बी वाले सुअर के पेट के टुकड़ों को मैरिनेट किया गया और स्वाद सोखने के बाद उन्हें अच्छी तरह भाप में पकाया गया। इस मांस को थोड़ी देर और मैरिनेट करने की आवश्यकता थी ताकि चावल के आटे के साथ पकाया गया भाप में पका हुआ सुअर का मांस स्वादिष्ट बन सके। बाई ये रसोई में अकेले ही व्यस्त थी, जबकि बाहर चूल्हे के पास सब्जियां धोते और चुनते हुए रसोई के सहायक लोग हैरानी जता रहे थे। क्या आपने ध्यान नहीं दिया, ये युवा शेफ काफी प्रभावशाली है। क्या हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि चेन परिवार ने इतने कम उम्र के शेफ को बुलाकर क्या सोचा होगा। क्या उसके द्वारा बनाया गया खाना स्वादिष्ट होगा? शायद पैसे बचाने के लिए। बिल्कुल नहीं, अगर चेन परिवार के पास पैसा नहीं होता तो वे इतना बड़ा आयोजन नहीं करते। इसके अलावा उनके तीनों बेटे काबिल हैं, वे किसी अच्छे गांव के भोज रसोइये को आमंत्रित करने में असमर्थ कैसे हो सकते हैं? मैं सहमत हूँ। चूंकि वह इतना छोटा है और उसे चेन परिवार ने आमंत्रित किया है, इसलिए उसमें कुछ न कुछ हुनर तो जरूर होगा। अरे, तुम अभी क्या कहने वाले थे? मैं कह रहा था, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इस युवा शेफ के चाकू चलाने का कौशल कितना अद्भुत है? आलू से भरा वह बर्तन जो मैं अभी लाया था, उसे पहले ही टुकड़ों में काटकर बाहर ले जाया जा चुका है। आलू के टुकड़ों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो हवा के संपर्क में आने पर धीरे धीरे लाल भूरा हो जाता है और इससे फ्राई किए गए आलू कम कुरकुरे हो जाते हैं। इसलिए काटने के बाद आलू के टुकड़ों को साफ पानी में भिगोकर धोना आवश्यक है। वे जो भी कपड़े धोकर तैयार कर लेते थे, उन्हें रसोई के दरवाजे पर भेज देते थे, और रसोई से पहले से कटे हुए कपड़े बाहर निकाल कर दिए जाते थे। लेकिन ये गति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। मुझे देखने दो। एक महिला उठी और जिस बर्तन में आलू भीग रहे थे, उसमें से मुट्ठी भर कटे हुए आलू निकाले, तो उसने पाया कि वे न केवल लंबे और पतले थे, बल्कि एक समान रूप से कटे हुए थे, मानो उन्हें किसी रूलर से नापा गया हो। वाह, चाकू चलाने का वो काम तो वाकई अद्भुत है। वाह, कुछ रोमांच तो होने वाला है, एक महिला ने अचानक हंसते हुए फुसफुसाया। इसमें क्या रोमांच है? क्या आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि इस भोज में मदद करने के लिए हम में से केवल कुछ ही लोग आए हैं? पहले जब भी कोई भोज होता था, मेजबान कई लोगों को मदद के लिए बुलाता था। हमारे अलावा, जो सब्जियां छांटते और धोते हैं, सामग्री काटने और तैयार करने के लिए भी लोग होते थे। ये सच है। ये लोग या तो गांव से कुशल चाकू कारीगरों को बुलाते हैं, या गांव के भोज प्रबंधक अपने प्रशिक्षुओं को लाते हैं।
हमारा नौजवान शेफ अकेले आए हैं, क्या वे इसे संभाल पाएंगे? क्या यही मजा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये मजाक नहीं है। अगर दावत अच्छे से आयोजित हो, तो मेजबान मोटा लाल लिफाफा देता है। और चेन परिवार के सदस्य तो बड़े ही उदार हैं। चेन परिवार के सबसे बड़े मुखिया की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने पूरे कस्बे को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। दूसरे भाई ने जो कारखाना खोला था, क्या आसपास के गांवों से कई लोग वहां काम करने नहीं गए थे? एक अन्य व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल चेन परिवार ने उन लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन पड़ोसी गांव के उस शेफ माँ को आप जानते ही होंगे, है ना? वो काफी मशहूर हैं। उसे जानते हो, लेकिन अच्छी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। सब जानते हैं कि उसका खाना ठीक ठाक है, लेकिन वह चोरी करने में माहिर है। वह 20 मेजों के लिए सामग्री को 15 में बदल सकता है। हाँ, एक शेफ अनाज नहीं चुराता, वह इकट्ठा नहीं करता, लेकिन वह सच में अच्छा इंसान नहीं है। वह सच में अच्छा नहीं है। मैंने अपने रिश्तेदार से सुना है, अरे, ये बात सबको मत बताना। मैंने सुना है कि माँ नाम का वह आदमी चेन परिवार के भोज में खानपान सेवा देने के लिए आया था, लेकिन निदेशक चेन ने उसे मना कर दिया। बेशक निर्देशक चेन अनुभवी और जानकार हैं, वो निश्चित रूप से उनका उपयोग नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किसी हेड शेफ को रखा होता, तो माँ मान जाती। लेकिन किसी तरह ये बात फैल गई कि वे बाहर से किसी नौजवान को बुला रहे हैं। माँ को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी और उन्होंने तुरंत उसे चेतावनी जारी कर दी। उसने क्या कहा? उन्होंने क्या चेतावनी जारी की? उसने कहा कि वह इस नौजवान के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है और आसपास के गांवों में जो भी लोग सामग्री काटने और तैयार करने में मदद कर सकते हैं, अगर किसी ने भी इस नौजवान की मदद की, तो वे इस व्यवसाय में फिर कभी काम करने के बारे में भूल जाएं। वह इतना दबंग क्यों है? अरे बाप रे, शेफ होते हुए भी, देखो तो सही, कितना घमंडी है। चेन परिवार के सदस्यों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एक मामूली शेफ की हिम्मत कैसे हुई कि वह चेन परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाए? उसका उपनाम शेफ ओवरलॉर्ड है, लेकिन शायद वह चेन परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। मैंने सुना है कि वह इस नौजवान का इंतजार करने को तैयार है। अगर शेफ नाकाम हो जाता है, तो वह तुरंत कमान संभाल लेगा। जब वह बूढ़ी बॉस चेन के जन्मदिन की दावत को इतना खूबसूरत और भव्य बना देता है, तो चेन परिवार के सदस्य उसे भला कैसे परेशान कर सकते हैं? अंत में, ये युवा ही है। वह शेफ जिसका भाग्य साथ नहीं देता। हाँ, उसे नौकरी मिल जाती है और फिर भी उसे परेशान किया जाता है और धमकाया जाता है। खासकर इसलिए क्योंकि चेन परिवार के सदस्य प्रतिष्ठित हैं। अगर यह नौकरी हाथ से निकल जाती है, तो उसकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। आम गृहिणियों के लिए सब्जियां धोना और छांटना तो ठीक है, लेकिन किसी भोज के लिए जिस तरह के चाकू चलाने और सामग्री तैयार करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए किसी को पेशेवर होना चाहिए, या कम से कम एक निश्चित बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। वैसे भी गांव में ऐसे लोग ज्यादा नहीं होंगे। शेफ माँ के दबदबे को देखते हुए, अगर वे उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो कम से कम उनसे बच तो सकते हैं। नए साल के आसपास कई दावतें होती हैं, अगर वे चेन परिवार की दावत में नहीं जाते, तो और भी जगहें हैं। शेफ माँ ने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि एक शेफ और सब्जियों को छांटने और धोने के लिए कुछ लोग पर्याप्त नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने ये कारनामा करने की हिम्मत की। उसे नहीं पता कि यह नौजवान शेफ का चाकू चलाने का तरीका इतना बढ़िया है कि वो जल्दी और अच्छे से काटता है। अगर उसे पता होता तो। क्या आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है? पीछे से अचानक किसी ने पूछा। महिलाएं चौंक गईं और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि चेन झिगांग उनके पीछे खड़ा उनकी गपशप सुन रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर से सुन रहा था। हालांकि उसके चेहरे के भावों को देखकर लगता है कि उसने सब कुछ सुन लिया था, वह भी जो उसे सुनना चाहिए था और जो नहीं सुनना चाहिए था। झूठ बोलने की हिम्मत न करते हुए महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने सहमति में सिर हिलाया, साथ ही कुछ और विवरण भी जोड़े। ठीक है, माँ देशुई, इसके बारे में किसी और को मत बताना। चेन झिगांग ने ताना मारा और रसोई में जाने के लिए मुड़ गया। रसोई में बाई ये विभिन्न सामग्रियों को तैयार कर रही थी। भोज का समय रात 8 बजे निर्धारित था, इसलिए उसे शाम 6 बजे से पहले सभी व्यंजन तैयार रखने थे। सौभाग्य से उन्होंने कल रात वन क्लिक कटिंग फीचर का लाभ उठा लिया था, जिससे उन्हें आज काफी परेशानी से बचा लिया गया।
उन्होंने पहले से तैयार की जा सकने वाली सभी सामग्रियों को पहले ही संसाधित कर लिया था। जब वह अपने हाथों में पकड़ी हुई मुर्गी को ठीक कर रहा था, तभी अचानक बाहर से कोई अंदर आ गया। बाई ये ने अभी अभी चेन झिगांग को देखा था और वह जानता था कि वह निर्देशक चेन का बड़ा भाई है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह सबसे बड़ा भाई है या दूसरा, इसलिए वह केवल हेलो कह सका। दूसरे पक्ष ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला, बस कटे हुए मांस और सब्जियों को देखता रहा, फिर फूड कार्विंग को देखने लगा। बाई ये सजावट का काम कर रहा था। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी, और बाई ये से कुछ सवाल पूछने के बाद वह मुड़ा और चला गया। चेन झिगांग विला में वापस लौटा और तुरंत अपने भाइयों को ढूंढकर उन्हें बिना किसी झिझक के वह सब कुछ बताया जो उसने अभी अभी सुना था। तीनों चेन बंधुओं में माता पिता के प्रति बहुत सम्मान था, और आज अपने बुजुर्ग पिता के 70वें जन्मदिन पर वे सभी इसे ठीक से मनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके पुराने मालिक के जन्मदिन की दावत में शरारत करने की हिम्मत करेगा। और वह तो बस एक छोटे से गांव का दावत शेफ था। क्या उसने जरूरत से ज्यादा चर्बी खा ली थी, जो इतनी हिम्मत दिखा रहा था? चेन झिगुओ ने तुरंत व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह जीने से थक गया है। कुछ दिनों में मैं किसी को भेजकर उसकी जांच करवाऊंगा। हम देखेंगे कि किसकी बाह ज्यादा मोटी है, उसकी या मेरी जांघ। अब हम क्या करें? क्या हमें और लोगों की मदद लेनी चाहिए? चेन जिबिन ने भी माथे पर शिकन डाली। उसने अभी अभी झाओ टोंगहू को ये कहते सुना था कि जिन लोगों ने मदद करने का वादा किया था, उनमें से कई ने कहा कि वे फिलहाल नहीं आ सकते। चेन झिबिन अभी भी इस बारे में सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, और अब उसे समझ में आया कि कोई दखल दे रहा है। तीसरे भाई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चेन झिगांग मुस्कुराया। ये नौजवान आपने जिस शेफ को आमंत्रित किया है, वह काफी सक्षम है। अरे, आपका क्या मतलब है? दूसरे भाई, मैंने अभी जाकर देखा, और उस बच्चे का चाकू चलाने का तरीका बढ़िया है, वो जल्दी और सफाई से काटता है। हालांकि कोई काटने वाला नहीं है, मुझे लगता है कि वह खुद ही संभाल लेगा। लेकिन हमें अभी भी कुछ और लोगों की जरूरत है जो मदद कर सकें। मुझे लगता है कि हमें उन सभी लोगों को बुलाना चाहिए जो बाद में खाना परोसने में मदद करेंगे, ताकि वे सब मिलकर मदद कर सकें। चेन झिगांग ने सिर हिलाया और आह भरी, अगर मैंने हेड शेफ को आमंत्रित किया होता, तो शायद वह सचमुच उस्मान नाम के व्यक्ति के झांसे में आ जाते। उस हेड शेफ ने पहले मुझे ये कहकर मना कर दिया था कि उनके सभी प्रशिक्षु छुट्टी पर हैं और वह अकेले काम नहीं संभाल सकते। तीनों चेन भाई हंस पड़े। कुछ हेड शेफ ऐसे ही होते हैं, वे केवल अंतिम मसाला डालने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और प्रारंभिक तैयारी का सारा काम उनके प्रशिक्षु और सहायक करते हैं। यदि ये प्रशिक्षु छुट्टी पर हों, तो वे भोज समारोहों का कार्यभार नहीं संभाल सकते। एक व्यक्ति यह सब संभाल नहीं सकता। युवाओं में वाकई बहुत ऊर्जा है। चेन झिगुओ ने भी यही टिप्पणी की। बिग ब्रदर, आप बहुत औपचारिक तरीके से बात कर रहे हैं। बाहर, बाई ये, एक क्लिक में काटने की महारत हासिल होने के बावजूद, अभी भी चहल पहल में लगी हुई थी। उसके पास कोई सहायक नहीं था, हमेशा से यही स्थिति थी। जब पुराने मालिक मौजूद होते थे, तो वही उसकी सहायता करता था। पुराने मालिक का काम संभालने के बाद, व्यस्त होने पर ही वो किसी अस्थायी सहायक को अपनी सहायता के लिए बुलाता था। आज, सब्जियां धोने में मदद कर रही कुछ आंटियों के अलावा, वहां और कोई नहीं था। झाओ टोंगहू उनसे माफी मांगने के लिए उनके पास आए और फिर उनके साथ काम में जुट गए। तभी बाई ये को इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा कुछ हुआ था। उन आंटियों को बुलाओ जो सब्जियां धो रही हैं। वैसे भी, जिन चीजों को चुनने और धोने की जरूरत थी, उनमें से अधिकांश का काम अब तक हो चुका है। आप सब लोग शायद घर पर नियमित रूप से खाना बनाते होंगे, इसलिए यह मुश्किल नहीं होगा। बस एक एक करके मांस के इन टुकड़ों को सजाने में मेरी मदद कीजिए। चावल के आटे के साथ भाप में पकाया हुआ सुअर का मांस बनाना मुश्किल नहीं था, ये पहले से ही मैरिनेट किया हुआ था। चिपचिपे और सामान्य चावल के आटे के मिश्रण को भी धोकर छान लिया गया था। बस इसे पीसकर कटोरियों में मांस के साथ परत दर परत बिछाना था और एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह से भाप में पकाना था। बाद में, बस इसे एक प्लेट से ढक दें और उल्टा कर दें। ये देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी स्वादिष्ट होगा। अब सबसे ज्यादा समय मांस को व्यवस्थित करने में लग रहा था। ये देखकर कि यह मुश्किल नहीं था, इन सभी आंटियों ने अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया कि वे इसे कर सकती हैं।
उन्होंने अपने हाथ धोए और सावधानीपूर्वक काम शुरू कर दिया। बाई ये ने अपने मन में पूरे मेनू की योजना पहले से ही बना रखी थी। सामने रखे ठंडे व्यंजनों के बारे में भी चर्चा करना आसान था। पहले से काटे गए आलू के टुकड़े उनमें से एक थे। आलू के टुकड़ों को धोकर पानी निकाल दिया गया, फिर उन्हें तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तला गया। उनके चारों ओर फूले हुए और कुरकुरे तले हुए झींगे के चिप्स का एक घेरा था, जिसे तले हुए मूंगफली, कटे हुए प्याज और धनिया के टुकड़ों से सजाया गया था और फिर सलाद में मिला दिया गया था। यही था मशहूर ठंडा व्यंजन, थरी श्राद्स एंड बर्स्टिंग बीन्स। इसके अलावा ठंडे स्टार्च वाले नूडल्स का होना तो लाजमी था। कद्दूकस की हुई गाजर और खीरे से सजाए गए इस व्यंजन के लाल, हरे और सफेद रंग इसे देखने में आकर्षक और स्वादिष्ट दोनों बनाते थे। इसके अलावा लहसुन के पेस्ट में लिपटा हुआ कटा हुआ सुअर का मांस और एस्पिक भी था। 2 मांस और 2 सब्जी सहित 4 ठंडे व्यंजन उपयुक्त प्रतीत हुए। हालांकि ये दोनों व्यंजन बाद में ही तैयार होंगे। विशेष रूप से एस्पिक एक प्रकार का सूप को सुअर की खाल से सारा जेलेटिन निकालने के लिए लंबे समय तक धीमी आंच पर पकाना पड़ता था और अंदर मौजूद सोयाबीन को भी बहुत नरम होने तक पकाना पड़ता था। पकने के बाद इसे ठंडा किया जाता था, जमाया जाता था, टुकड़ों में काटा जाता था और प्लेट में परोसा जाता था। यह उन्हें केवल उनके पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही मिल पाता था, अन्य स्थानों पर वे इसे उसी दिन नहीं खा पाते थे। लेकिन उनके लिए, जब तक इसे निकालकर प्लेट में रखकर आंगन में रख दिया जाता था, तब तक ये जल्दी ठंडा होकर जम जाता था। ठंडे व्यंजनों के अलावा कई पौष्टिक मांसाहारी व्यंजन भी होने चाहिए थे। ये स्वादिष्ट मांस के व्यंजन पूरी तरह से मांस से बने मुख्य व्यंजन थे, जिनमें किसी भी प्रकार की सब्जी शामिल नहीं थी। बाई ये ने भी इन्हें तैयार किया था। चावल के आटे के साथ उबले हुए सुअर के मांस और उबले हुए मीटबॉल के अलावा, जिन्हें चाची ने कटोरियों में सजाने में मदद की, वहां ब्रेस्ड पोर्क हॉक और उनका ब्रेस्ड मीट भी था। इस प्रकार कुल 4 व्यंजन थे। इन 4 लजीज मांसाहारी व्यंजनों और 4 ठंडे व्यंजनों को मिलाकर कुल 8 व्यंजन हो गए। इसमें 8 और व्यंजन, 4 फ्राई और 4 स्टू जोड़ने पर 16 व्यंजन पर्याप्त होंगे। अंत में एक सूप और एक मिठाई परोसी जाएगी। इस प्रकार कुल 18 व्यंजन होंगे, जो शुभ और सौभाग्यशाली प्रतीत होता है। चावल के आटे के साथ उबले हुए सुअर के मांस को तैयार करने के बाद इसे स्टीमर में रखा जा सकता था। एक स्टीमर टोकरी में 8 कटोरे आते थे। इस प्रकार 2 परतों में 16 कटोरे बन जाते थे। भोज के लिए आवश्यक 15 कटोरे के अलावा सहायकों और रसोइयों में से प्रत्येक के लिए एक एक कटोरी भी थी। 16 सर्विंग्स काफी शुभ। जब ये आंटियां मांस को सजा रही थी, तब बाई ये ने मीटबॉल तलना शुरू कर दिया। मीटबॉल बनाने के लिए उन्होंने कीमा बनाया हुआ मांस नहीं चुना। कीमा बनाना सुविधाजनक तो था, लेकिन उसमें बनावट की कमी थी। 1 क्लिक डाइसिंग फीचर का उपयोग करते हुए बाई ये ने सीधे कटे हुए मांस का एक कटोरा तैयार किया, उसमें विभिन्न मसाले और स्टार्च मिलाए, फिर कुछ अंडे डाले। उसने इसे कटोरे में बार बार तब तक पटका जब तक कि यह एक ठोस गेंद का आकार न ले ले, फिर उसमें कटे हुए सिंघाड़े मिलाए, जिससे मुट्ठी के आकार के मीटबॉल बन गए। प्रत्येक टेबल पर 4 बड़े मीटबॉल का मतलब 64 बड़े मीटबॉल थे। बड़े मीटबॉल को बर्तन में डालने से पहले बाई ये ने पहले छोटे मीटबॉल की एक प्लेट तली, जो लगभग शाकाहारी मीटबॉल के आकार की थी। सबसे पहले इसका उद्देश्य नमक की मात्रा और मांस की गुणवत्ता का परीक्षण करना था, और दूसरा तेल के तापमान की जांच करना था। छोटी छोटी मीटबॉल को तलना आसान था, और वे जल्दी ही बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम हो गईं। छोटे छोटे मीटबॉल ज्यादा नहीं थे, लगभग 10 ही थे, सिर्फ चखने के लिए। यह एक शेफ की सुविधा भी थी, भला कौन सा शेफ अपने खाने का स्वाद नहीं चख सकता। मौसम ठंडा था, इसलिए मीटबॉल्स को बाहर निकालने के कुछ ही समय बाद वे ठंडे हो गए। लेकिन यह महज एक भ्रम था। अगर कोई सचमुच उन्हें चखकर देखता, तो पाता कि अंदर से वे अभी भी बहुत गर्म थे। हालांकि ये छोटे छोटे मीटबॉल आकार में बड़े नहीं थे, फिर भी इनका स्वाद लाजवाब था। इनकी ऊपरी सतह सूखी थी, लेकिन अंदर से ये रसदार थे। पर्याप्त मदद न मिलने पर झाओ टोनगहू भी शामिल हो गया। एक मीटबॉल चखने के बाद बाई ये ने झाओ टोनगहू को हाथ हिलाकर कहा, बड़े भाई झाओ। अरे, झाओ टोनगहू दौड़कर आया, क्या हाल है? आओ और मेरे साथ इसका स्वाद चखो। जब मैं इसे अकेले चखता हूँ, तो ये हमेशा पूरी तरह सटीक नहीं होता। हालांकि बाई ये ने ऐसा कहा, लेकिन यह महज एक बहाना था।
झाओ टोनगहू को ये कैसे नहीं पता था कि यह स्वादिष्ट भोजन बांटने के बारे में था। झाओ टोनगहू तुरंत हंस पड़ा और एक मीटबॉल उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। बाई ये फिर भी उसे याद दिलाना चाहती थी, सावधान रहो, गर्मी है। झाओ टोनगहू के मुंह में मौजूद मीटबॉल पहले ही नीचे जा चुका था। हम बाई ये के होंठ हल्के से फड़फड़ाए, कोई बात नहीं। कैसा है? बहुत अच्छा, स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है। हालांकि बाई ये के खाना पकाने के कौशल एक छोटे से रेस्तरां में निखरे, लेकिन अक्सर छोटे भोजनालय ही वो जगह होते हैं जहां लोगों को वास्तव में प्रशिक्षण मिलता है, क्योंकि कई काम व्यक्तिगत रूप से करने पड़ते हैं। अगर कोई व्यंजन ठीक से नहीं बना हो, तो ग्राहक सचमुच मौके पर ही अपशब्द बोल सकता है। इसलिए भले ही बाई ये ने खाना पकाने के अपने कौशल, जो ज्यादातर घरेलू शैली के व्यंजन थे, अपने बूढ़े मालिक से सीखे थे, फिर भी स्वाद वास्तव में अच्छा था। घर के बने व्यंजनों से भी कहीं अधिक स्वादिष्ट थे। झाओ टोनगहू ने एक के बाद एक 3 खा लिए। ये देखकर कि बाई ये पहले से ही मीटबॉल तल रही थी, उसने रसोई में मदद कर रही आंटी को भी उन्हें चखने के लिए बुलाया। आंटियों ने मीटबॉल अपने मुंह में डाले, जिससे उनके काम में कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन उनके मुंह प्रशंसा से भरे हुए थे। बाई ये मुस्कुराए और मुट्ठी के आकार के मीटबॉल को सावधानी से तेल में डाल दिया। तेल का बर्तन बहुत बड़ा था, उसमें 2 बैरल तेल डाला गया था। बर्तन की तली से 16 बड़े बड़े गोले धीरे धीरे ऊपर आ गए, जो पहले से ही जमे हुए थे। बाई ये ने उन्हें देखा और फिर बाहर निकाल लिया। ये मीटबॉल कम समय में पूरी तरह से नहीं पकेंगे, लेकिन इन्हें तलकर पकाने के लिए नहीं, बल्कि भाप में पकाने के लिए बनाया गया था। जब वे अच्छी तरह से भाप में पक जाएंगे तभी उनका स्वाद लाजवाब होगा। हालांकि इस व्यंजन के लिए 64 मीटबॉल की आवश्यकता थी, लेकिन बाई ये ने केवल 64 ही नहीं तले, उन्होंने लगभग 70 मीटबॉल तले। एक अनुभवी शेफ के रूप में विभिन्न आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए सभी सामग्रियों को प्रचुर मात्रा में तैयार रखना आवश्यक है। इसी प्रकार चावल के आटे के साथ उबले हुए सुअर के मांस के साथ या 8 अतिरिक्त कटोरे तैयार किए गए। मीटबॉल तलने के बाद अब सुअर के मांस के टुकड़ों को तलने का समय था। सुअर के मांस के टुकड़ों को भी भाप में पकाना आवश्यक था, लेकिन पहले उन्हें तलना पड़ा। पहला कारण था इससे स्वाद बेहतर हुआ और दूसरा, इससे खाना पकाने का समय कम हो गया। सुअर के मांस के टुकड़ों के लिए मैरिनेड भी एक नई रेसिपी थी जिसे बाई ये ने तैयार किया था। ये कहना जरूरी है कि यह सब उस गुप्त रेसिपी से संबंधित था जो उसने प्राप्त की थी, जिसमें धीमी आंच पर पकाए गए मांस को पकाया जाता था। इस रेसिपी को पाने के बाद से ही बाई ये इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि इन सामग्रियों से धीमी आंच पर पकाए गए मांस में इतनी खुशबू क्यों आती है। स्वयं एक शेफ होने के नाते वे सामग्रियों के बारे में कुछ बातें समझते थे। जिन मसालों का उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, वे उनके शोध का विषय बन गए। सुअर के मांस और चावल के आटे के साथ उबले हुए सुअर के मांस की रेसिपी में थोड़ा सा बदलाव करके उन्होंने वाकई कुछ नया खोज निकाला। चावल के आटे और सुअर के पैरों के साथ उबले हुए सुअर के मांस को मैरिनेट करने के दौरान ही बाई ये को 2 सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त हुए। चावल के आटे के साथ उबले हुए सुअर के मांस में मामूली बदलाव किए गए थे, लगभग बस उनके मूल रेस्तरां रेसिपी में कुछ सामग्री जोड़ी गई थी, और सिस्टम ने इसे चावल के आटे के मैरिनेट के साथ उबले हुए सुअर के मांस के लिए सी ग्रेड के रूप में पहचाना। सुअर के मांस के टुकड़ों को पकाने के लिए आवश्यक सामग्री बाई ये ने स्वयं तैयार की थी। सामग्री भले ही पूरी तरह से सटीक न हो, लेकिन उसमें सभी तत्व मौजूद थे, इसलिए सिस्टम ने इसे सी ग्रेड की सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया। तभी बाई ये को यह एहसास हुआ कि सिस्टम किसी भी संपूर्ण रेसिपी को पहचान सकता है, जिससे वह रेसिपी के ग्रेड को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता है। बाई ये को यह अच्छा लगा, सब कुछ ग्रेडेड होने से वह अपने कौशल स्तर को और अधिक स्पष्ट रूप से जान सकेगा। सोचते सोचते उसने बर्तन से सुअर के मांस के टुकड़े निकाले, जिनकी त्वचा पर तलने के कारण पहले से ही छोटे छोटे बुलबुले बन चुके थे। फिर उसने उन्हें सीधे पास ही रखे ठंडे पानी के एक बर्तन में डाल दिया। बाई ये की इस हरकत से पास ही खड़े झाओ टोनगहू चौंक गए। भाई, तुमने सुअर का पैर पानी में क्यों फेंक दिया? झाओ टोनगहू ने सोचा कि बाई ये ने ठीक से न देखने के कारण गलती की है, इसलिए उसने जल्दी से एक छलनी लेकर सुअर की हड्डी को बाहर निकाल लिया। बड़े भाई झाओ, मैंने ये जानबूझकर किया, बाई ये ने झाओ टोनगहू को रोकते हुए कहा। क्या? क्यों? ये बिल्कुल सही सलामत सुअर का पैर, क्या इसे ठंडे पानी में डालने से इसका स्वाद खराब नहीं हो जाएगा?
नहीं बड़े भाई झाओ, बस इसे खाने के लिए थोड़ा इंतजार करो। दरअसल यह एक नया व्यंजन था जिसके बारे में बाई ये विचार कर रही थी। इसका मुख्य कारण ये था कि वह आज के भोज के लिए एकमात्र रसोइया था और उसके द्वारा तैयार किए गए व्यंजन आसानी से दोहराव वाले हो सकते थे। उदाहरण के लिए, ब्रेस्ड पोर्क बेली और मीटबॉल दोनों ही भाप में पकाए जाने वाले व्यंजन थे, और ब्रेस्ड पिग नकल और ब्रेस्ड मीट में कुछ समानताएं थीं। इसलिए उसे व्यंजनों को स्वाद के आधार पर अलग-अलग पहचानना पड़ा। बाई ये एक साथ कई काम कर रही थी। अन्य व्यंजनों की तैयारी में व्यस्त होने के साथ साथ वह इस बारे में भी सोच रही थी कि ब्रेस्ड पिग नकल को कैसे नया रूप दिया जाए। बहुत सोचने के बाद उसे एक अच्छा विचार आया। दक्षिण में टाइगर स्किन फिनिक्स क्लॉस बनाने की एक विधि है जिसमें साफ किए गए चिकन के पैरों को पहले तब तक डीप फ्राई किया जाता है जब तक कि उनकी त्वचा सुनहरे भूरे रंग की न हो जाए। फिर तली हुई त्वचा को अच्छी तरह से झुर्रीदार बनाने के लिए उन्हें बर्फ के पानी में डुबोया जाता है और फिर उन्हें ब्रेस किया जाता है। इस विधि से न केवल फिनिक्स के पंजे अधिक भरे हुए और स्वादिष्ट दिखते हैं, बल्कि तली हुई त्वचा भी उबालने वाले तरल से शोरबा को बेहतर ढंग से अवशोषित कर सकती है। एक ब्रेस्ड मीट, एक सिंघाड़े के मीट बॉल, एक चावल के आटे के साथ स्टीम्ड पोर्क और एक टाइगर स्किन ब्रेस्ड पिग नकल। प्रत्येक का अपना अलग स्वाद और विशेषता है। सच में, झाओ टोनगहू ने आखिरकार अपना हाथ नीचे किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई बाई, मैंने तुम्हें इसे इस तरह बनाते हुए पहली बार देखा है, यह जरूर स्वादिष्ट होगा। हा हा हा, बड़े भाई झाओ, आपको मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। बाई ये हंसे बिना नहीं रह सकी, सच कहूं तो मैं पहली बार इस तरह की चीज बना रही हूँ। झाओ टोनगहू अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक एक सुगंध उनकी नाक में आई। झाओ टोनगहू ने जोर से सूंघा, ये कैसी गंध है? यह इतनी सुगंधित क्यों है? बाई ये ने अपने पीछे रखे दो बड़े बर्तनों की ओर इशारा किया, दोनों उबलते मसालेदार पानी से भरे हुए थे। उनमें से एक में पहले से ही सुअर के पेट के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए थे, जिनका इस्तेमाल धीमी आंच पर पकाने के लिए किया जाना था। दूसरा बर्तन अभी भी धीमी आंच पर उबल रहा था, जिसका इस्तेमाल बाद में टाइगर स्किन पिग नकल बनाने के लिए किया जाएगा। आखिरकार, सुअर का पैर मुर्गी का पैर तो नहीं होता, इसे बहुत देर तक पानी में भिगोकर नहीं रखा जा सकता था। जब इसकी कुरकुरी सतह फिर से नरम हो गई, तो बाई ये ने इसे बर्तन में डाल दिया। फिर उसने पास में रखे हुए पके हुए मांस के बर्तन से मांस का एक टुकड़ा निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और कहा, भाई झाओ, इसे चखिए। इसका स्वाद चखते ही झाओ टोनगहू की आंखें चमक उठीं। जैसे ही वह तारीफ करने ही वाला था कि उसने देखा कि चेन झिबिन पीछे से टहलते हुए आ रही है। आप क्या कर रहे हो? झाओ टोनगहू के मुंह में मौजूद मांस लगभग उसके गले में अटक गया और वह तुरंत ही जोर से खांसने लगा। बाई ये ने झाओ टोनगहू की पीठ थपथपाते हुए बिना कोई भाव बदले और बिना रुके श्री चेन से कहा, श्री चेन, आप सही समय पर आए हैं। हम अभी स्वाद परीक्षण कर रहे हैं। क्या आप हमें ये देखने में मदद कर सकते हैं कि इसमें कुछ जोड़ने या हटाने की आवश्यकता है या नहीं? झाओ टोनगहू ने बाई ये को चुपचाप अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। ये छोटा भाई बाई ही होना चाहिए था। वह सचमुच शांत था, उसके चेहरे का रंग जरा भी नहीं बदला और उसने एक भी शब्द हकलाया नहीं। बाई ये ने मुड़कर मांस का एक और टुकड़ा निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और चेन झिबिन को भेंट किया। वह मेजबान को अपने बचे हुए भोजन का स्वाद चखाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था। चेन झिबिन जैसे कद काठी वाले व्यक्ति से स्वाभाविक रूप से अधिक भावनाएं व्यक्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। बाई ये की बातें सुनकर उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया। जब मांस उनके सामने लाया गया, तो उन्होंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखा, फिर भावहीन होकर सिर हिलाया। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। इतना कहकर उसने मांस से भरी पूरी थाली उठाई और उसे लेकर चला गया। ठीक है, चलो काम जारी रखें। वहाँ कई आंटियों ने चावल के आटे के साथ उबले हुए सुअर के मांस को तैयार कर लिया था, जिसे सीधे बड़े स्टीमर में डाल दिया गया था। एक परत चावल के आटे के साथ उबले हुए सुअर के मांस की थी और दूसरी परत में बड़े बड़े मीटबॉल थे, जो भाप में पकने लगे थे। इसे भाप में पकाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, इससे अधिक समय लगे तो और भी अच्छा होगा। चेन परिवार के रिश्तेदारों के अलावा आज के मेहमान अधिकतर बुजुर्ग ग्रामीण थे। 4 ठंडे व्यंजन और 4 मुख्य व्यंजन पहले से ही तैयार हो रहे थे और बाई ये ने बाकी 8 व्यंजनों पर विचार करना शुरू कर दिया। 4 प्रकार की तली हुई सब्जियों में से
तली हुई कटी हुई मांस, काली और सफेद सब्जियां और मिर्च के साथ तली हुई सूखी टोफू की मात्रा पहले ही 3 हो चुकी थी। भाई ये ने एक पल सोचा और फिर उसमें मीठा और खट्टा सुआ का मांस मिला दिया। हालांकि कई रेस्तरां जानबूझकर स्टिर फ्राइड स्लाइस्ड मीट और स्वीट एंड सावर पोर्क को एक साथ परोसने से बचते हैं क्योंकि उनके अलग अलग स्वादों के बावजूद उनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। मीठा और खट्टा पोर्क तले हुए कटे हुए मांस से उत्पन्न हुआ है और उनकी तैयारी के तरीके काफी हद तक समान हैं, केवल अंतिम मसाले में अंतर होता है। हालांकि बाइये ने सोचा कि चूंकि यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, तो बच्चे भी होंगे। कम से कम उसे बच्चों के लिए एक मीठा विकल्प तो रखना ही चाहिए। युवाओं को भी यह जरूर पसंद आएगा। अंत में केवल 4 व्यंजन बचे थे। ये सरल था, मेजबान द्वारा मंगाई गई ब्रेस्ड मछली के अलावा वर्मिसेली के साथ पोर्क स्टू, पोर्क और ब्लड सॉसेज के साथ अचार वाली पत्ता गोभी और मशरूम के साथ स्टू किया हुआ चिकन अनिवार्य था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, बाइये ने पूरे मेनू के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। सौभाग्य से वह अपने साथ अपने सामान्य उपकरण, यानी वह बड़ा प्रेशर कुकर जो वह रेस्तरां से वापस लाया था, लेकर आया था। दर्जनों मोटे मुर्गों को काटकर, मसाले लगाकर, 2 बर्तनों में बांटकर, प्रत्येक को लगभग 10 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाया गया, फिर मशरूम के साथ धीमी आंच पर उबाला गया। भोज 6 बजे शुरू होने वाला था और 5 बज चुके थे। झाओ टोंगहू ने जिन लोगों को मदद के लिए बुलाया था, उन्होंने तंबू में बत्तियां जला दी, मेजें लगा दी और उन पर प्लास्टिक के कपड़े बिछा दिए। सिगरेट और शराब पहले से ही मेजों पर रखी हुई थी। बाइये की सुअ की खाल की जेली तैयार थी और वह इस समय सुनहरे कुरकुरे तले हुए आलू के टुकड़ों से तेल निकाल रहा था। मुट्ठी भर झींगा क्रैकर्स बर्तन में डाले गए, जो तेजी से फैलकर छोटे कटोरे के आकार के हो गए। रसोई में मदद कर रही कई आंटियां डिस्पोजेबल दस्ताने पहने हुए, एक हाथ में खाली प्लेटें पकड़े हुए थीं और दूसरे हाथ से करीने से कटे हुए सुअ की खाल की जेली, मिश्रित ठंडे स्टार्च नूडल्स और सफेद मांस को एक चम्मच सोया सॉस, सिरका और बारीक कटे लहसुन के साथ सजा रही थीं। आलू के टुकड़े तैयार होते ही आंटियों ने उस व्यंजन को प्लेट में सजाना शुरू कर दिया। बाइये द्वारा पहले से बनाए गए नक्काशीदार फूल और अन्य सजावट की वस्तुओं को ठंडे व्यंजनों के ऊपर रखा गया था, जिससे इन घरेलू शैली के व्यंजनों की प्रस्तुति में काफी सुधार हुआ। जैसे ही चारों ठंडे व्यंजन परोसे जाने लगे, आंगन में हलचल शुरू हो गई और बाइये समझ गया कि मेहमान आ गए हैं। चेन जिबिन दोबारा देखने के लिए बाहर आई। शाओ बाई, ज्यादातर मेहमान आ चुके हैं, अब तुम खाना बनाना शुरू कर सकती हो। ठीक है, मैं अब फ्राई करना शुरू करता हूँ। बाइये ने जवाब दिया और आंटी को मुख्य व्यंजन तैयार करने का इशारा करते हुए छोटी छोटी फ्राई बनाना शुरू कर दिया। इन व्यंजनों को भी एक के बाद एक, कुछ अंतराल पर परोसा जाना चाहिए था। ये तरीका बेहतर लग रहा था, एक साथ 4 मुख्य व्यंजन परोसने से मेहमान शायद अभिभूत हो जाते। बाइये ने बड़ी कढ़ाई को हिलाया और खाना पकाना शुरू किया। उनकी बड़ी कढ़ाई में एक साथ 15 मेजों का खाना नहीं पक सकता था, इसलिए उन्होंने व्यंजनों को उनके प्रकार के आधार पर 2 या 3 कढ़ाई में बांट दिया। 2 तले हुए व्यंजन परोसे जाएंगे, उसके बाद चावल के आटे के साथ उबला हुआ सुअ का मांस, फिर टाइगर स्किन ब्रेस्ड पिग नकल और फिर वर्मीसेली के साथ सुअ के मांस का स्टू या मशरूम के साथ चिकन स्टू परोसा जाएगा। सभी व्यंजनों को पर्याप्त समय तक पकाया गया था। पर्याप्त समय तक पकाने से स्वाद बहुत खराब नहीं होता। बाहर तंबू में खाना खा रहे ग्रामीणों की प्रतिक्रिया चाहे जो भी रही हो, विला के मुख्य हॉल में बूढ़े मालिक ने अपने बच्चों के आग्रह पर भोजन के कुछ निवाले लिए और तुरंत ही स्तब्ध रह गए। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस नौजवान को शायद इसके पीछे की कहानी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन तीनों बहुओं ने जैसे ही उस व्यंजन का स्वाद चखा, उन्हें तुरंत समझ में आ गया। अपनी सास के देहांत से पहले वे हर साल ओल्ड मास्टर चेन के जन्मदिन पर एक जैसे स्वाद वाले व्यंजन खाते थे, और हाल के वर्षों में इस महीने के दौरान ओल्ड मास्टर चेन की भूख हमेशा कम हो जाती थी। तीनों बेटे और उनकी पत्नियां मेहमानों का मनोरंजन करने में व्यस्त थे, और मुख्य मेज पर कई वर्षों के कुछ पुराने दोस्त बैठे थे, जो बस थोड़ा सा स्वाद चखकर ही जान गए थे कि क्या हो रहा है। सभी ने ओल्ड मास्टर चेन को सांत्वना दी और साथ ही प्रशंसा से आहें भी भरीं। उनके बेटों को देखो, वे कितने आज्ञाकारी हैं। उन्हें तो इतना कुशल व्यक्ति मिल ही गया। उनके आने से पहले उन्होंने कुछ अफवाहें सुनी थीं। ऐसा कहा जाता था कि पड़ोसी गांव के मशहूर शेफ माँ भी यह नौकरी पाना चाहते थे,
लेकिन उन्हें ये नौकरी नहीं मिली और उन्होंने धमकी भी दी थी कि छोटा शेफ आज जरूर उनके पास भीख मांगने आएगा। अब इस व्यंजन का स्वाद चखने के बाद यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उस व्यक्ति को नौकरी मिल गई। संभवतः तीनों चेन बंधुओं ने ही उसे आमंत्रित किया था। पुलिस द्वारा ले जाए गए शेफ माँ के बारे में सोचकर सभी ने मन ही मन उपहास किया। वह आदमी हमेशा दूसरों के साथ मिलकर जबरन खरीद फरोख्त करता था, मेजबान के खाने पीने की चीजों को बार बार बदल देता था और घटिया सामान को अच्छी गुणवत्ता का बताकर बेचता था। उसने एक से अधिक परिवारों को नाराज किया था। हालांकि चूंकि उनके खाना पकाने के कौशल बुरे नहीं थे और उनके संपर्क काफी व्यापक थे, इसलिए उन्हें नाराज करने से भविष्य में इस क्षेत्र में गांव के भोजों के लिए किसी शेफ को आमंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अंततः सभी ने पीछे हटने और अपने गुस्से को दबाने का विकल्प चुना। इससे शेफ माँ का अहंकार और भी बढ़ गया और आखिरकार इस बार उन्हें अपने जैसा प्रतिद्वंद्वी मिल गया। चेन बंधुओं के तीनों सदस्य भले ही बड़े नाम न हो, लेकिन वे इस क्षेत्र में काफी सम्मानित व्यक्ति थे। अब किसी ने उनके पिता के जन्मदिन के भोज में ऐसी हरकत करने की हिम्मत की, चाहे वो किसी को भी निशाना बना रहा हो। ऐसा करना उनके चेन परिवार के खिलाफ जाना था। वह घर पर था, अपने शिष्यों से सारी तैयारी करवा रहा था, साथ ही चेन परिवार के प्रवेश द्वार पर जानकारी जुटाने के लिए लोगों को भेज रहा था। वह बस उस नौजवान के आत्मसमर्पण का इंतजार कर रहा था जिसने उसका कारोबार छीन लिया था, ताकि वह तुरंत उस पर कब्जा कर सके। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही चेन परिवार के सदस्यों ने उनके लोगों को पकड़ लिया था। चेन झिगांग ने सीधे अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जांच करें कि उसकी स्वच्छता मानकों के अनुरूप है या नहीं, और चेन झिगुआ के एक फोन कॉल के साथ इन 10 गांवों और 8 बस्तियों की तो बात ही छोड़िए, इस काउंटी के बाहर के लोग भी अब शेफ माँ को खाना पकाने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। चेन झिबिन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस ये सुनिश्चित करना था कि उसने जिस छोटे शेफ को आमंत्रित किया है वो कोई गलती न करे। हालांकि बाह्य को यह नहीं पता था कि जब वो रसोई में व्यस्त था, तब तीनों चेन भाई काफी व्यस्त थे। एक के बाद एक व्यंजन परोसे जाते रहे। हालांकि सब्जियों की तुलना में मांस अधिक था, लेकिन मांस को इस तरह पकाया गया था कि वह स्वादिष्ट तो था लेकिन चिकना नहीं था, और उसका स्वाद असाधारण रूप से अच्छा था। कई तरह के तले हुए व्यंजन भी बहुत स्वादिष्ट थे। हालांकि यह कहा जाता था कि बाई ये का खाना पकाने का कौशल ओल्ड मास्टर चेन की दिवंगत पत्नी के खाना पकाने के कौशल से काफी मिलता जुलता था, लेकिन वास्तव में उसका कौशल उससे भी बेहतर था, क्योंकि यह एक छोटा रेस्तरां चलाने में सक्षम कौशल था। जैसे ही व्यंजन परोसे गए, सभी ने अपनी अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाने में जुट गए। खाना खाते समय वे लगातार बातें करते रहे। ये ब्रेस्ड पोर्क हॉक इतना बढ़िया पका हुआ है कि इसकी त्वचा चबाने में नर्म और स्वादिष्ट है, सचमुच संतोषजनक। ये पोर्क एस्पेक स्वादिष्ट है, इसकी त्वचा कुरकुरी है और यह मुंह में घुल जाता है। ये पका हुआ चिकन इतना नर्म था कि मुझे डर था कि यह मेरे दांतों में न फंस जाए, लेकिन जब मैंने हड्डी खींची तो अरे वाह, ये तो आसानी से निकल गई। चेन परिवार के भोज से जैसी उम्मीद थी, ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि काफी पौष्टिक भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये व्यंजन देखने में भी बेहद खूबसूरत हैं। जी हाँ, मुझे उन बड़े होटलों में कभी पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। वे देखने में तो आलीशान लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी पौष्टिक नहीं होता। जब तक सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, तब तक मेरा पेट नहीं भरता और मुझे एक और फ्राइड राइस मंगवानी पड़ती है। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आजकल के युवाओं को सिर्फ होटल के नाम और परोसने के तरीके की परवाह होती है। 10 लोगों के लिए एक टेबल, 8 झींगे, कौन खाएगा और कौन नहीं। हमारे व्यंजन भी खूबसूरती से सजाए गए हैं, देखो, फूल भी हैं। किसी ने उनके बगल में रखा नारंगी लाल गुलदाउदी का फूल उठाया और एक निवाला लेने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह गाजर है। किसी कारणवश गाजर नर्म और रसदार थी, आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट थी। अरे सब लोग, जल्दी करो, इसे आजमाओ, इसकी सजावट भी खाने योग्य है, उस व्यक्ति ने उत्साह से कहा। सभी ने इसका स्वाद चखा और वास्तव में सजावट की वस्तुएं न केवल खाने योग्य थी बल्कि स्वादिष्ट भी थीं, बड़े होटलों में मिलने वाली केवल सजावटी वस्तुओं के विपरीत। हमारा वाला तो ज्यादा व्यवहारिक है। मैं सोच रही थी कि इसमें सब मांस ही क्यों है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि शेफ ने हमारे लिए पहले से ही साइड डिशेस का इंतजाम कर रखा था। हम समझ ही नहीं पाए। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ये वाकई एक शानदार टेबल है।
सजावट न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैं शेफ का नंबर बाद में ले लूंगी। मैं अपने घर पर नए साल के लिए कुछ टेबल सजाऊंगी। सभी ने खाया पिया और बातें की और सभी बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। मुख्य मेज पर भी यही हाल था। केवल तीनों चेन बंधुओं ने ही ज्यादा खाना नहीं खाया। सभी को लगा कि वे मुख्य रूप से मेहमानों के साथ आए हैं और इसलिए खाना नहीं खा सकते, लेकिन वास्तव में तीनों भाई चुपके से अपने पेट में जगह बचा रहे थे। जब तीनों चेन भाई पहले शेफ माँ के साथ काम कर रहे थे, तब चेन झिबिन का काम सबसे आसान था। बस ये सुनिश्चित करना था कि रसोई में कोई समस्या न हो। इसके लिए चेन झिबिन पूरी निष्ठा के साथ बाई ये के पास एक चक्कर लगाने गया, लेकिन जब वह लौटा तो अपने साथ मांस की एक थाली भी ले आया। अपने बाहरी काम निपटाकर लौटे चेन झिगो और चेन झिगांग ने देखा कि उनका तीसरा भाई छुपकर नाश्ता कर रहा है और वे भी जल्दी से जाकर उसका स्वाद चखने लगे। इसका स्वाद चखने पर वे पूरी तरह से चकित रह गए। दुर्भाग्यवश मांस बहुत कम था, इसलिए वे मुख्य व्यंजन आने का इंतजार कर रहे थे ताकि और खा सकें। अंत में मेज पर रखे सभी मांस के व्यंजन परोसे गए और धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस भी आ गया। मांस का एक बड़ा चौकोर टुकड़ा, जिसे सीधे काटकर बिना उसका आकार बदले प्लेट पर सजाया गया है। वैसे बाइये का ब्रेस्ड मीट अपनी खास रेसिपी की वजह से बहुत ही अनोखा था। सुअर की खाल का रंग आम ब्रेस्ड मीट से ज्यादा गहरा था और जब इसे काटा गया तो अंदर के सफेद वसायुक्त हिस्से के साथ इसका आकर्षक कंट्रास्ट देखने को मिला। हालांकि धीमी आंच पर पकाए गए मांस की यह थाली देखने में आकर्षक लग रही थी, लेकिन मांस के व्यंजनों से भरी मेज के बीच यह उतनी प्रमुखता से नजर नहीं आ रही थी। तीनों चेन बंधुओं को मेहमानों के साथ तीन अलग अलग मेजों पर बैठाया गया था। जब धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस परोसा गया, तो सभी को एक सुगंधित खुशबू महसूस हुई, लेकिन ठंडे मौसम के कारण वो खुशबू दूर तक नहीं फैली और मेज पर रखे अन्य व्यंजनों के साथ जल्दी ही मिल गई। तीनों चेन भाइयों ने एक साथ सभी को खाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन चुपके से अपने लिए कुछ भुने हुए मांस के टुकड़े उठा लिए। उनके मुंह में बारी बारी से वसायुक्त और दुबली पतली चर्बी वाले पके हुए मांस का एक टुकड़ा गया। वसायुक्त मांस नरम और चिपचिपा था, बिल्कुल भी तैलीय नहीं था, और दुबला मांस कोमल था और शोरबे में भीगा हुआ था। गर्म निवाला एक असाधारण रूप से संतोषजनक अनुभव था। तीनों भाइयों ने मन ही मन सोचा, अगर इस पके हुए मांस को गर्मागर्म उबले हुए चावल के साथ खाया जाए तो यह और भी स्वादिष्ट लगेगा। ऐसा लग रहा था कि उनकी खुशी के भाव बहुत स्पष्ट थे, जिससे उसी मेज पर बैठे अन्य लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो रहा था। इसके अलावा उन तीनों ने ओल्ड मास्टर चेन को पहले ही याद दिला दिया था कि जब बाद में मेज पर धीमी आंच पर पका हुआ मांस की प्लेट आए, तो उन्हें दो और टुकड़े जरूर खाने होंगे। आज बूढ़े मास्टर चेन बहुत खुश थे, वर्षों में सबसे ज्यादा खुश। अपने बेटों द्वारा विशेष रूप से खाने के लिए कहे गए भुने हुए मांस को देखकर उन्होंने मुख्य मेज पर बैठे अपने पुराने मित्रों और विशिष्ट अतिथियों को सीधे पुकारा, जल्दी से इसे चखे। मेरे बेटों ने कहा कि यह स्वादिष्ट है और मुझे दो और टुकड़े खाने के लिए कहा। कुछ पुराने दोस्तों ने हंसते हुए पूछा, कौन सा बेटा? बूढ़े मास्टर चेन ने रुककर कहा, ऐसा लगता है कि उन तीनों ने इसका जिक्र किया था। सब लोग थोड़ी देर रुके, फिर हंसने लगे। बूढ़े चेन, क्या आप भूल गए कि यह बात किसने कही थी? बूढ़ा चेन, बहुत ही मनोरंजक है। ऐसा कौन सा मांस है जो इतना स्वादिष्ट है कि आपके तीनों बेटों को आपको इसके बारे में याद दिलाना पड़ा? सभी को संदेह हुआ, फिर उन्होंने मजाक में एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। वाह, ये मांस! कई लोग एक साथ रुक गए। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है ना? मुख्य मेज पर होने वाली गतिविधियां हमेशा से ही पूरे आयोजन स्थल के आकर्षण का केंद्र रही हैं। जब बूढ़े व्यक्ति और इन मेहमानों ने लगातार भोजन के स्वादिष्ट होने की प्रशंसा की, तो इससे तुरंत ही आसपास की मेजों पर बैठे लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया। विला के हॉल में कुल 5 मेजें थीं। एक मेज पर बूढ़ा आदमी बैठा था, 3 मेजों पर 3 चेन बंधुओं के साथ बैठी थीं, और एक मेज पर चेन परिवार की 3 भाभी बैठी थीं। मुख्य मेज पर बैठे लोगों के बोलने के बाद अन्य मेजों पर बैठे लोग तुरंत अपनी अपनी मेजों की ओर देखने लगे और उस व्यंजन को खोजने लगे जिसकी स्वादिष्टता की प्रशंसा की गई थी। सभी के व्यंजन कमोबेश एक जैसे थे और मेज पर रखे अधिकांश व्यंजन पहले ही खा लिए गए थे। केवल वह प्लेट जिसे अभी अभी परोसा गया था, उसे अभी तक छुआ नहीं गया था। ब्रेस्ड मीट, क्या ये वाकई इतना स्वादिष्ट है? इसे आजमाएं। सभी ने अनजाने में एक एक टुकड़ा उठा लिया और उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं।
स्वादिष्ट, ये सचमुच स्वादिष्ट है। चेन परिवार ने जिस शेफ को काम पर रखा है वो वाकई बहुत अच्छा है। इस धीमी आंच पर पकाए गए मांस का स्वाद पिछले कई सालों में सबसे बेहतरीन है। तुम्हारे पास तो ये कुछ ही सालों से है, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में इससे बेहतर कभी नहीं खाया। धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस आम बात है, लेकिन इसका स्वाद सचमुच लाजवाब है। इसमें चर्बी तो है, पर चिकनाई नहीं, मुंह में घुल जाता है। मैंने पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। सभी ने प्रशंसा का एक दौर आयोजित किया। यहाँ तक कि महिला मेहमानों वाली मेज भी इसका अपवाद नहीं थी। महिला अतिथियों ने स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में कम भोजन किया, और इस समय तक अधिकांश ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी थी और वे बस पी रही थीं और बातचीत कर रही थीं। ये सुनकर कि धीमी आंच पर पकाया गया मांस स्वादिष्ट था, अधिकांश लोगों ने आगे खाने की योजना नहीं बनाई। चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, उसे पचाने के लिए सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि चेन परिवार की तीनों भाभी भी अपवाद नहीं थीं। वे जानती थीं कि इस युवा शेफ को इसलिए आमंत्रित किया गया था क्योंकि उसके खाना पकाने के कौशल उनकी सास के कौशल से बहुत मिलते जुलते थे, और उनकी सास की धीमी आंच पर मांस पकाने की कला औसत दर्जे की थी। साथ ही वे खुद भी धीमी आंच पर मांस पकाने के प्रति उदासीन थीं। लेकिन जब उनमें से एक ने एक निवाला चखा, तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। जल्दी करो, इसे चखो, इसे चखो। इस धीमी आंच पर पकाए गए मांस का स्वाद सचमुच असाधारण है। सभी लोग हैरान थे, सोच रहे थे कि यह कितना असाधारण हो सकता है। क्या ये सिर्फ अधिक स्वादिष्ट था या नर्म था? वे अब भी आश्वस्त नहीं थे, इसलिए दो लोगों ने एक ही टुकड़ा आपस में बांट लिया, इस डर से कि एक और निवाला खाने से उनका पेट बहुत ज्यादा भर जाएगा। जैसे ही वे आधे आधे टुकड़े उनके मुंह में गए, उनका रूप तुरंत बदल गया। जो जल्दी में थे उन्होंने दूसरा टुकड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि जिनकी चॉपस्टिक धीमी थी उन्होंने पाया कि प्लेट पहले ही खाली हो चुकी थी, और शर्मिंदगी छुपाने के लिए वे केवल किनारे से दूसरी प्लेट उठा बैठे। ये धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे तो अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें क्या है, अगर हम पूछ सके तो बहुत अच्छा होगा। शायद कोई संभावना नहीं है। पेशेवर शेफ के पास हमेशा गुप्त रेसिपी होती हैं। सत्य, कुछ समय के लिए विला के अंदर की 5 मेजों पर ही नहीं, बल्कि बाहर के तंबू में लगी 10 मेजों पर भी इस धीमी आंच पर पकाए गए मांस के बारे में ही चर्चा हो रही थी। इस समय बाई ये की भोज की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। अचानक उसे सिस्टम से लगातार बीप की आवाजें सुनाई दी। लगातार बजने वाली घंटियों की आवाज बेहद शोरगुल भरी थी। हालांकि बाई ये बहुत खुश था, क्योंकि उसके सिर के ऊपर प्रदर्शित संख्या आखिरकार तेजी से बढ़ने लगी थी। यह मूल्य उनके कार्य के लिए था। इसका उद्देश्य ये देखना था कि आज के भोज में शामिल होने वाले कितने मेहमान बाई ये के बनाए खाने से संतुष्ट थे। शुरू में तो केवल 5 या 6 ही थे, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ी, लेकिन कुल संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हुई। इसी बीच उन्होंने भाई झाओ से ये भी पूछा कि आज कितने मेहमान आए थे। भाई झाओ ने एक पल सोचा और कहा कि चूंकि आज बूढ़े आदमी का जन्मदिन है, इसलिए गांव के हर घर से लोग आए हैं, लेकिन आमतौर पर जन्मदिन की दावत में प्रत्येक परिवार से केवल 1 या 2 प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं। बुजुर्ग लोग विला में बैठे थे, जबकि युवा लोग बाहर लगे बड़े तंबू में थे। तंबू और इतने सारे लोगों के होने के कारण वास्तव में वहां काफी गर्मी थी। हालांकि अभी भी उतनी गर्मी नहीं थी जितनी वसंत या गर्मी के मौसम में होती है, और बहुत कम लोग बच्चों को साथ ला रहे थे, इसलिए प्रत्येक मेज पर अधिकतम 10 लोग थे। कुल मिलाकर लगभग 130 मेहमान थे। बाई ये का दिल बैठ गया। उसने शुरू में सोचा था कि लगभग 150 लोग होंगे, और फिर वह अपने ब्रेस्ड मीट के लिए और अधिक लाइक्स प्राप्त कर सकता था, और इस तरह वह कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कुल मिलाकर केवल 130 लोग ही आएंगे। 130 लोगों के साथ 120 लाइक्स पाना बाई ये को खुद असंभव लग रहा था। हालांकि कम उम्मीद होने के बावजूद बाई ये ने लगन से भोज का आयोजन पूरा किया। धीमी आंच पर पका हुआ मांस परोसे जाने के कुछ ही क्षण बाद सूचना की ध्वनि, जो 50 से बढ़कर लगभग 70 हो गई थी, अचानक बेतहाशा बढ़ने लगी और एक पल में 100 से ऊपर पहुंच गई। लेकिन अंत में संख्या 111 पर आकर रुक गई और फिर आगे नहीं बढ़ी। लगभग 130 लोगों में से इतने सारे लोगों द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना, वास्तव में उन्हें खुश होना चाहिए।
लेकिन ये सोचकर कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उसे अपने पैसे का एक हिस्सा खोना पड़ेगा, वह बिल्कुल भी खुश नहीं हो सका। सभी व्यंजन परोसे जा चुके थे, बस एक सूप, एक नूडल्स और एक मिठाई बची थी। उसे मिठाई बनाने की भी जरूरत नहीं थी, उनकी स्थानीय परंपरा के अनुसार आखिरी मिठाई डिब्बाबंद फल होती थी। नूडल्स को मुख्य भोजन का हिस्सा माना जाता था। आमतौर पर अन्य व्यंजनों के साथ एक पूरा सेट बनाने के लिए एक नूडल व्यंजन और एक फ्राइड राइस व्यंजन परोसा जाता था। हालांकि चूंकि आज पिताजी का जन्मदिन था, इसलिए फ्राइड राइस को सामान्य तरीके से बनाया जा सकता था, या फिर सिर्फ सादे चावल भी परोसे जा सकते थे। लेकिन नूडल्स को बेहतरीन तरीके से बनाना अनिवार्य था। भाई ये ने सबसे पहले एक गर्मा गर्म खट्टा सूप बनाया और रसोई सहायकों से उसे परोसने को कहा। ये पूर्वोत्तर में एक आम व्यंजन नहीं था, लेकिन आज रात के कई मांसाहारी व्यंजनों को देखते हुए भाई ये ने इसे बनाने का फैसला किया ताकि अधिक मांसाहारी भोजन के स्वाद को संतुलित किया जा सके और भूख बढ़ाई जा सके। सूप बनाते समय और यह सोचते हुए कि किस तरह के नूडल्स बनाए जाएं, भाई झाओ फिर से बाहर आ गए। छोटे भाई बाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। भाई झाओ, कृपया बोलिए। क्या आपने अभी भी नूडल्स का कोई व्यंजन बनाने की योजना बनाई है? हाँ, आखिर यह जन्मदिन की दावत है। बूढ़े आदमी के नूडल्स को बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। कटे हुए चिकन नूडल्स का एक कटोरा काफी होगा, जिसमें एक उबला हुआ अंडा हो। इतना आसान? हाँ, बस इतना ही। झाओ टोनगहू मुस्कुराई। बूढ़े आदमी की पत्नी हर साल उनके जन्मदिन पर उनके लिए चिकन नूडल्स का एक कटोरा बनाया करती थी, लेकिन कुछ साल पहले बूढ़ी महिला का देहांत हो गया। बाई ये तुरंत समझ गई। ठीक है, मुझे समझ आ गया। वैसे, भाई झाओ ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या कुछ भुना हुआ मांस बचा है? मेरे मालिक ने कहा था कि उनके लिए थोड़ा बचा कर रखना, उन्हें पर्याप्त नहीं मिला। भाई ये ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने इसी का भरपूर फायदा उठाया। इस जन्मदिन की दावत के लिए चेन परिवार ने पहले से ही कई सुअरों का वध कर लिया था, और साथ ही बहुत सारा चिकन, बत्तख, मछली और मांस भी तैयार कर लिया था। इतनी अधिक मात्रा में मांस होने के कारण भाई ये ने अतिरिक्त पका हुआ मांस तैयार किया। परोसे गए मांस के अलावा कम से कम 4 और मांस के टुकड़े थे, जो 4 या 5 थालियों के लिए पर्याप्त थे। भाई ये ने उन्हें भाई झाओ को दिखाया, जिन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बस करो, बस करो। भाई झाओ के जाने के बाद भाई ये ने नूडल्स बनाना शुरू कर दिया। श्रेडेड चिकन नूडल्स बनाना कोई जटिल काम नहीं था। पूर्वोत्तर के घर में बने सूप नूडल्स का एक कटोरा, जिसमें ताज़ा उबले हुए चिकन ब्रेस्ट या जांघ को बारीक स्ट्रिप्स में काटकर मसालों के साथ मिलाकर ऊपर से एक पोच्ड अंडा डाला जाता था। पहले से गूंथा हुआ आटा पूरी तरह से आराम कर चुका था, और उसने सीधे एक कटोरे के लिए एक लंबी नूडल निकाली। बाकी मेहमानों के लिए बाजार से खरीदे हुए हाथ से बने नूडल्स से ही काम चलाना पड़ेगा। महज कुछ ही मिनटों में नूडल्स का ये कटोरा परोसा गया। ये हिस्सा बहुत बड़ा नहीं था, एक लंबा, पतला नूडल था, जो दीर्घायु का प्रतीक था। बूढ़े आदमी ने एक निवाला लिया और उसका मुंह सुगंध से भर गया। बुढ़ापा आ गया है, इसलिए चाहे मछली और मांस कितना भी बढ़िया हो, या समुद्री भोजन कितना भी अनोखा हो, उसके सामने रखे नूडल्स के इस कटोरे जितनी खुशबू किसी और चीज में नहीं थी। अंतिम मुख्य व्यंजन और मिठाई परोसे जाने के साथ ही भोज को पूर्ण माना गया। भाई ये ने पसीने की एक बूंद पोंछी, आखिरकार उसने इस जन्मदिन की दावत को सहन कर लिया। उसके काम के बारे में सुनकर कितना अफसोस हुआ। हेड शेफ बाय, अब हमारे खाने का भी समय हो गया है। एक आंटी ने उन्हें याद दिलाया। बाई ये की आंखें अचानक चमक उठीं। चाहे वे मेहमान हो या रसोई में मदद करने वाली चाची, जन्मदिन की दावत में सभी को मेहमान ही माना गया। रसोई में मदद करने वाले लोगों को न केवल भोजन कराना होता था, बल्कि उन्हें अच्छा भोजन भी देना होता था। आमतौर पर उनके लिए एक अलग मेज पर वही व्यंजन परोसे जाते थे, और मेजबान आकर उनका धन्यवाद करता था। आज ज्यादा लोग खाना नहीं खा रहे थे, बस बाई ये, झाओ टोनगहू और रसोई में मदद करने वाली कुछ आंटियां ही थीं। बाई ये उन्हें लगातार व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए ले जा रही थी। झाओ टोनगहू की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मदद कर रही आंटियों को भी भूख नहीं लगी थी। भूख न लगना मतलब भूख न लगना, लेकिन फिर भी उन्हें खाना तो खाना ही था। तंबू में दूसरी मेज नहीं रखी जा सकी, इसलिए चेन झिगुओं ने व्यक्तिगत रूप से विला के छोटे से बैठक कक्ष में उनके लिए एक मेज की व्यवस्था की, और ये आंटियां अपने व्यंजन अंदर ले गईं।
मेज पर अभी भी मुख्य व्यंजन मौजूद थे। ब्रेस्ड पोर्क बेली, टाइगर स्किन पोर्क हॉक, मीटबॉल और ब्रेस्ड मीट। कुछ स्टू व्यंजन भी थे, लेकिन एक अलग अंदाज में। बाई ये ने वर्मिसेली के साथ तली हुई अचार वाली पत्ता गोभी और अंडे के साथ मीठे और खट्टे कटे हुए पोर्क की एक बड़ी प्लेट बनाई। दोनों ही बहुत स्वादिष्ट थे और चावल के साथ बहुत अच्छे लगते थे। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, बाई ये के सिर के ऊपर का मान घटने बढ़ने लगा। दरअसल बाई ये की कुशलता को लेकर न केवल झाओ टोंगहू बल्कि ये आंटियां भी बहुत संतुष्ट थीं। लेकिन शायद औपचारिक रूप से भोजन करने के लिए बैठने की बजाय सिस्टम ने इसे पहचाना नहीं। तो इस समय उन सभी के संतुष्टि मूल्यों का पता चला। डिंग 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 डिंग। लगातार 6 बीप की आवाजें सुनाई दी और बाई ये ने पाया कि उसके सिर के ऊपर का मान सीधे 117 पर पहुंच गया था। बाई ये पहले तो खुश हुई, फिर अचंभित हो गई और ध्यान से सामने बैठे लोगों को गिनने लगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाई ये पूरी तरह से अवाक रह गई। वह सिर्फ खुश क्यों था और उसने ये गिनती क्यों नहीं की कि कितने लोग मदद कर रहे थे। अब गिनती करने पर भी 3 लोग कम थे। आह! बाई ये ने मन ही मन आह भरी। वह बेवजह खुश था। क्या वह बहुत ज्यादा व्यंजन भूनने लगा था? क्या वह अब 10 तक की गिनती भी नहीं कर पाता था? छोटे बाई, क्या हुआ? क्या तुम बहुत थक गए हो? झाओ टोनगहू ने मुंह भर कर कहा। कुछ नहीं, बस अब मुझे ज्यादा भूख नहीं लग रही है। बाई ये ने खुद को खुश करने की कोशिश की। अगर उसे पता होता, तो वह जियांग हाओ को ही ले आता, कम से कम उसे एक और संतुष्टि तो मिल जाती। हालांकि ये कुछ खास उपयोगी प्रतीत नहीं हुआ। जैसे जैसे मेहमान धीरे धीरे चले गए, बाई ये ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। उसे बस यही उम्मीद थी कि अगर बाद में मिशन विफल हो जाए, तो उससे कम पैसे काटे जाएं, अधिमानतः 5000 युआन के भीतर। तीनों चेन बंधुओं ने आकर उन्हें धन्यवाद दिया और प्रत्येक ने एक लाल लिफाफा भेंट किया। बाई ये का लाल लिफाफा विशेष रूप से मोटा था। बाई ये जानता था कि यह चेन परिवार द्वारा वादा किया गया 5000 युआन था, इसलिए उसने इसे अस्वीकार नहीं किया। छोटी बाई, तुम कल सुबह जल्दी वापस जा रही हो ना? झाओ टोनगहू ने कहा, तुम्हें सफाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाऊंगा। जी हाँ, हेड शेफ, जल्दी आराम करो। अच्छे से आराम करो। बस इतनी सी बात है कि इतने स्वादिष्ट भोजन के बाद, मुझे नहीं पता कि अगली बार मैं इसे कब दोबारा खा पाऊंगा। आज का खाना वाकई बहुत अच्छा था। ये युवक दिन भर व्यस्त रहा है, जल्दी जाकर आराम करो। आंटी की तारीफों के बीच, बाई ये, झाओ टुंगहू के पीछे पीछे बाहर चली गई। भोज 6 बजे शुरू हुआ और 9 बजे भी नहीं बजे थे कि वह समाप्त हो गया। बाई ये का कमरा पहली मंजिल पर एक अतिथि कक्ष था, जो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत साफ था। अपना कमरा जानने के बाद, बाई ये अपने औजार और अन्य सामान पैक करने के लिए बाहर चला गया। इस समय बाहर तंबू में ज्यादा मेहमान नहीं बचे थे, बचे हुए कुछ लोग मूल रूप से बचा हुआ खाना समेट रहे थे। आज के व्यंजन बेहद स्वादिष्ट थे, और बाहर बैठे सभी लोग युवा थे। वे बचा हुआ खाना अपने साथ ले गए ताकि घर जाकर अपने कुत्तों को खिला सकें। बाई ये अपने चाकू और बड़े बर्तनों को रखने के लिए रसोई में गया, लेकिन धीमी आंच पर पकाए गए मांस का शोरबा वहीं रह गया था। उन्होंने झाओ टोनगहू को बताया कि उबले हुए मांस के शोरबे में मांस को 2 बार और पकाया जा सकता है, बशर्ते मांस को धोकर उबाल लिया जाए, तो उसे पकाने के लिए डाला जा सकता है। झाओ टोनगहू ने उत्सुकतापूर्वक सहमति व्यक्त की। बाई ये ने सामने वाले बाथरूम में जल्दी से स्नान किया, जिससे उसके शरीर पर चिपकी तेल के धुएं की गंध धुल गई। तरोताजा महसूस करते हुए, वह अपने कमरे में लौटा और अपना बड़ा लाल लिफाफा देखने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि वह लाल लिफाफा खोल पाता, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटी बाई, क्या तुम सो रही हो? आधे सूखे बालों वाले बाई ये ने दरवाजा खोला और कहा, बड़े भाई झाओ, क्या बात है? तुम अभी अभी नहाकर आए हो। झाओ टोनगहू थोड़ा शर्मिंदा हुआ, जी हाँ, बात ये है। बूढ़े मास्टर चेन के कुछ दोस्त। झाओ टोनगहू की बातें सुनने के बाद, बाई ये को एहसास हुआ कि कुछ बुजुर्ग गुरु अपने बच्चों को लेकर बुजुर्ग गुरु चेन का जन्मदिन मनाने आए थे। वे उस्ताद को चौंकाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले से कुछ नहीं बताया था, बस तारीख का पता चला और सीधे आ गए। किसे पता था कि रास्ते में एक दुर्घटना हो गई थी, और सड़क पर बर्फ जम गई थी, जिससे यातायात जाम हो गया था, इसलिए वे अभी पहुंचे हैं।
तीनों चेन बंद हुआ इस समय मेहमानों के साथ थे और उन्होंने झाओ टोनगहू से कहा कि वह आकर बाई ये से पूछे कि क्या वह व्यंजनों की एक और मेज तैयार कर सकता है। बाई ये स्तब्ध रह गई। उसे आश्चर्य हुआ कि सिस्टम ने अभी तक मिशन को असफल घोषित क्यों नहीं किया। बाद में पता चला कि यह एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था, कुछ मेहमान अभी तक नहीं पहुंचे थे। लिटिल बाई, अरे बड़े भाई झाओ, कोई बात नहीं, मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। बाई ये ने झट से कहा। तो पहले अपने बाल सुखा लो। तुम विला की रसोई में खाना बनाओगी। तुम्हें और किन सामग्रियों की जरूरत है? मैं उन्हें लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ भी चलेगा, अभी बड़े पकवान बनाने का समय नहीं है, इसलिए मुख्य ध्यान स्टिर फ्राई पर ही रहेगा। ठीक है, झाओ टोनगहू ने जवाब दिया और चला गया। बाई ये ने वही कपड़े वापस पहने जो उसने अभी पहने थे और सीधे रसोई की ओर भागा। विला की रसोई पहली मंजिल पर थी, काफी बड़ी थी, उसमें गैस स्टोव तो था, लेकिन केवल 2 बर्नर थे। कुछ ही देर में झाओ टोनगहू 2 बक्से सामग्री से भरे हुए वापस आ गया, जिनमें चिकन, बत्तख, मछली और मांस, सब कुछ था। बाई ये ने उन पर नजर डाली और अपनी जरूरत की चीजें चुन ली। वहाँ कई तरह के मुख्य व्यंजन थे, सुअर का मांस, मीटबॉल, धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस और धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस। लेकिन वहां पर लगभग कोई भी स्टू व्यंजन नहीं बचा था। इसलिए इन 4 मुख्य व्यंजनों के अलावा बाई ये ने बाकी सभी व्यंजनों को फ्राई करके बनाने की योजना बनाई। जब वो ये सोच रहा था कि क्या बनाए, तभी चेन झिबिन बाहर से अंदर आए और बोली, बाई ये, तुमने बहुत मेहनत की है। अरे इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बाई ये ने अपने व्यस्त काम के बीच में ही अपना सिर घुमाया और चेन झिबिन को एक शानदार मुस्कान दी। उसे यह कठिन काम कैसे लग सकता था? यह कोई परेशानी नहीं थी, ये विशिष्ट अतिथि थे जो उन्हें संतुष्टि प्रदान कर रहे थे, और वह निश्चित रूप से उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। भाई ये, बहुत देर हो गई है। बस कुछ व्यंजन बना लो, सम संख्या के लिए पर्याप्त होंगे। ठीक है, श्रीमान चेन, चिंता मत कीजिए। भाई ये ने खुशी से जवाब दिया, मैं गारंटी देता हूँ कि सभी को बहुत मजा आएगा। उनके मुस्कुराते चेहरे ने चेन झिबिन को भी प्रभावित कर दिया। चेन झिबिन को लगा कि यह युवक सचमुच दुर्लभ और प्रतिभाशाली है। उनका रवैया सौहार्दपूर्ण और ईमानदार था, और वे अपने काम में स्थिर और जिम्मेदार थे। ऐसा लगता था कि उनमें एक विशेष भावना थी जो दूसरों को भी प्रभावित करती थी। आज कई सहायक नहीं आए, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की और बहुत ही बढ़िया काम किया। अब शाम को फिर से मेहमान आ गए। हालांकि यह अपरिहार्य था, बाई ये नहाकर सोने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उन्हें उसे वापस बुलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई। अप्रत्याशित रूप से इस युवक को न केवल कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसने कुछ मांगने का अवसर भी नहीं लिया। इसके बजाय वो उत्साहपूर्वक उठा और उनके लिए खाना बनाने लगा। ये सोचते हुए चेन झिबिन ने हाथ बढ़ाकर बाई ये के कंधे पर थपथपाया और कहा, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। डिंग, मिशन सूचना, मिशन विफल होने वाला है। क्या आप छिपे हुए मिशन को स्वीकार करते हैं? बाई ये, बिल्कुल, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। क्या ये कोई गुप्त मिशन है? पैसों के मामले में यही उसका उद्धार करता है। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं, और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।